जी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो आखिरी चैप्टर है हमारा ये, है ना। इसके अंदर हम लोग वापस तीन चार कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, जो पर ये है चैप्टर अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे। इनिशियल पार्ट थोड़ा सा इजी है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। चार कॉन्सेप्ट्स आएंगे और इनिशियल पार्ट ये बताएगा कि स्ट्रैटेजी को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर बाद में आएगा स्ट्रैटेजी को कंट्रोल कैसे करना होता है, स्ट्रैटेजी पे कंट्रोल कैसे लगाना होता है, उसकी ऑडिट कैसे करनी होती है। ठीक है, फिर दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे लास्ट में कि बिजनेस जो प्रोसेस चल रहा है उसमें अगर आपको चेंजेस करने तो कैसे करोगे, स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करने तो कैसे करोगे। ये सब कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन ये चैप्टर। और शुरुआत जो है वो इस कॉन्सेप्ट से हो रही है कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन सबको मालूम है, जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी उस स्ट्रैटेजी को अपने को क्या करना है, लागू करना है। याद करो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, विजन बनाया पढ़ लिया, मिशन बनाया पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हमने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी, कॉर्पोरेट, बिजनेस, डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रैटेजी, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर आती है स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करने के बाद स्ट्रैटेजी कंट्रोल ही था ना, कि फीडबैक लेना है वापस। फीडबैक लेने का मतलब क्या हो गया, अगर कहीं गड़बड़ है तो करेक्टिव एक्शन लेने, मतलब वो कंट्रोल वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब जो आपने डिसीजन लिया था उसको एक्शन में लेकर आना है, ट्रांसलेट करना है, मतलब जो आपने सोचा था उसको वास्तविकता में बदलोगे तो दैट इज नोन एज इंप्लीमेंटेशन। भाई जो मैंने डिसीजंस लिए थे, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कि ये मुझे करना है, जो मैंने प्लानिंग करी थी, उसको जब मैं एक्ट करूंगा, एक्शन में लेकर आऊंगा, उसको वास्तविकता में लागू करूंगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। सिंपल। ठीक है, तो ये तो फंडा बहुत ईजी है ना। फिर बता रहा है कि फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी और जब हम स्ट्रैटेजी लागू कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है या उसमें क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मुलेशन जो होता है, स्ट्रैटेजी बनाना, वो अच्छे से भी बन सकती है स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी बनाई बेकार ये भी हो सकता है। और इंप्लीमेंटेशन में भी हो सकता है कि लगी अच्छे से, मतलब इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से करी और इंप्लीमेंट बहुत वीक तरीके से करी। ठीक है, अब मैं आपको इंटर रिलेशनशिप समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, एक लॉजिक समझ में आ जाएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर आप देख रहे हो अगर डायग्राम में, तो इधर है फॉर्मुलेशन और इधर नहीं लिखा था तो मैंने आपके लिए लिख दिया इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ओके। फॉर्मुलेशन में लिखा हुआ है साउंड, साउंड मतलब अच्छे से बनाई स्ट्रैटेजी, और फ्लॉ मतलब एरर वाली, फ्लॉ मतलब होता है कमियां हैं, स्ट्रैटेजी जो बनाई उसमें कमियां हैं, फ्लॉ है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में लिखा है एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन हुआ और वीक इंप्लीमेंटेशन हुआ, कमजोर इंप्लीमेंटेशन हुआ। ठीक है, अब आपके सामने ए बी सी डी इन्होंने चार क्या बना दिए, बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, स्ट्रैटेजी बनाई अच्छी, ठीक है, और लगाई भी अच्छी, सबसे बेस्ट कौन सा है, बी सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा हुआ बी के अंदर और बनाया भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये समझ में आता है, ओके। सबसे खराब कौन सा है, सी, बनाई भी बहुत बेकार है और लगा भी बहुत बेकार है, तो सी सबसे वर्स्ट आती है। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि ए ज्यादा अच्छी है कि डी। ए में क्या हो रहा है, बनाया अच्छे से है लेकिन इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है उसका। और डी में है कि बनाया बेकार है, इंप्लीमेंटेशन भली अच्छे से कर रहे। अब आप सोचो, मैं आपको एक दो सेकंड दे रहा हूं, सोचा कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, जहां बनाना अच्छा है और इंप्लीमेंटेशन पुअर है, या जहां बनाया पुअर लेकिन इंप्लीमेंटेशन अच्छा होगा। अब आपके दिमाग में अगर डी आंसर आ रहा है तो गलत है, ए सही होगा, ए पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या आएगा, उसके बाद जो आएगा वो डी आएगा। क्यों, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। स्ट्रैटेजी आपने बनाई अच्छी, इंप्लीमेंटेशन में कमियां हो रही है तो उसको सुधारा जा सकता है। भाई इंप्लीमेंटेशन में कमियां क्यों हो रही है, हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन नहीं उसको लगाने के लिए, या हमारे पास उस समय जो है लीडर नहीं है जो ढंग से मॉनिटर कर सके कि ढंग से लग रही है, तो उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर आपने बनाई ही खराब है तो लगाओगे आप अच्छे से किसको, खराब स्ट्रैटेजी को अच्छे से लगाना मतलब और खराब। लॉजिक सुन, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, बहुत खराब स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, फॉर्मुलेट बहुत खराब किया, अब उस खराब स्ट्रैटेजी को आप बहुत अच्छे से लगा रहे हो, इसका मतलब क्या, वो खराब को और खराब तरीके से लगाना है ना, मतलब बिल्कुल अच्छे से लगाया खराब स्ट्रैटेजी को तो रिजल्ट तो बहुत खराब देगा ना वो, है ना। तो ये लॉजिक यहां पर है, भाई आपने प्लान ही बहुत गंदा बनाया,
अब उस प्लान को इंप्लीमेंट भी भली कर दिया बहुत अच्छे से, तो क्या मतलब है, क्योंकि प्लान जब गलत है तो ऑब्जेक्टिव गलत सेट हुआ, ऑब्जेक्टिव्स गलत सेट हुआ तो गलत तरीके से आपने इंप्लीमेंट कर दिया एक तरह से उसको, तो उसमें भारी दिक्कत है। इसलिए ए ज्यादा अच्छा है, डी खराब है। तो सीक्वेंस ये रही कि बी जो है वो हो गया सबसे बेस्ट, क्योंकि बनाया भी साउंड है और इंप्लीमेंटेशन भी एक्सीलेंट है। ए जो हो गया उसके बाद हो गया कि बनाया साउंड कोई बात नहीं, इंप्लीमेंटेशन पुअर है तो उसको सुधार लेंगे। डी उसके बाद आया, बनाया खराब लेकिन इंप्लीमेंटेशन सही था, पर उसको सुधारना कोशिश करनी पड़ेगी कि बनाया हमने उसको चेंज करना पड़ेगा। और सबसे खराब तो दोनों ही खराब है, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो ये बेसिक पहला आपको समझा रहा था, ठीक है, ओके। तो क्या देखो क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन का मतलब ट्रांसलेटिंग द डिसीजन इनटू एक्शन, ये तो वही डेफिनेशन बता दी। फिर एक कंपनी सक्सेसफुल ऑब्वियसली तभी होगी जब फॉर्मुलेशन भी अच्छा है और इंप्लीमेंटेशन भी एक्सीलेंट है। ये मैट्रिक्स आपको ये बता रही है। स्क्वायर ए जो है ये वाला क्यों हो सकता है, बनाया अच्छा इंप्लीमेंटेशन कमजोर है, एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं था मेरे पास, रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास, लीडर नहीं था, इस वजह से स्क्वायर ए हो गया। और स्क्वायर डी का मतलब तो क्या हो गया भैया, आपका पुअर है, क्या डिजाइन ही पुअर है, तो आपको पहले अपनी रीडिजाइनिंग करनी पड़ेगी, मतलब स्ट्रैटेजी आपको बदलनी पड़ेगी बिफोर एडजस्टिंग देयर इंप्लीमेंटेशन स्किल्स। मतलब इंप्लीमेंटेशन स्किल्स सुधारना बाद में, पहले अपनी क्या सुधारो, फॉर्मुलेशन स्किल्स को सुधारो, रीडिजाइन करो अपनी स्ट्रैटेजी। कौन से वाले पोर्शन की बात कर रहा है, डी की, क्योंकि यहाँ फॉर्मुलेशन ही कमजोर है, तो फॉर्मुलेशन को सुधारो, फिर बाद में उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन तो वैसे भी अच्छा है आपका, उसको बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत नहीं। क्लियर पहला वाला बॉक्स, ठीक है। सिर्फ लॉजिक है, इंटर रिलेशनशिप बताता है, एग्जाम में वैसे नहीं पूछे जाते हैं टॉपिक्स, फिर भी पढ़ना जरूरी, लॉजिकल है। एक और आया बॉक्स, इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन वापस 2-3 सेकंड दूंगा, आपको आंसर करना है अपने मन में, ओके। फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के साथ एफिशिएंट वर्ड आएगा कि फॉर्मुलेशन के साथ एफिशिएंट वर्ड आएगा, मतलब एक के साथ आएगा इफेक्टिव वर्ड, एक के साथ आएगा एफिशिएंट वर्ड, किसके साथ इफेक्टिव आएगा और किसके साथ एफिशिएंट आएगा। अब सोचो, स्कूल डेज एफिशिएंट इफेक्टिव पढ़ा है मैंने, शुरू में भी आपको यूनिट्स में पढ़ाया था, चैप्टर में पढ़ाया था। इफेक्टिव का मतलब होता है आपने गोल अचीव करना है, आपका टारगेट अचीव करना है। एफिशिएंट का मतलब है आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हुए काम करना है। तो जब भी हम इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, जब हम लागू कर रहे हैं किसी स्ट्रैटेजी को, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो लोग एफिशिएंटली काम करने चाहिए क्योंकि उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का। फॉर्मुलेशन आपका कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे गोल अचीव हो जाए। तो फॉर्मुलेशन के साथ हमेशा इफेक्टिव वर्ड आएगा, इंप्लीमेंटेशन के साथ एफिशिएंट वर्ड आएगा। करा कुछ नहीं है, इन्होंने ऊपर वाले डायग्राम का लॉजिक थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया, फॉर्मुलेशन अच्छा है बुरा है, इंप्लीमेंटेशन अच्छा है बुरा है। तो आप देखो सबसे बेस्ट कौन सा हुआ 1 2 3 4 में, फॉर्मुलेशन भी इफेक्टिव है, इंप्लीमेंटेशन भी इफेक्टिव है, मतलब आप थ्राइव करोगे, थ्राइव मतलब आप ग्रो करोगे, आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, ओके। सबसे बेकार कौन सा है, फोर्थ, फॉर्मुलेशन भी बेकार, इंप्लीमेंटेशन भी इनएफिशिएंट, डाई क्विकली मतलब जल्दी से मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। फिर इन दोनों में अच्छा कौन सा है, तो वही दिमाग लगाओ, फॉर्मुलेशन जहां ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कमजोर है, उसको तो सुधार सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मुलेशन तो इफेक्टिव है, इंप्लीमेंटेशन इनएफिशिएंट है, तो सरवाइव तो कर ही जाओगे। और जहां फॉर्मुलेशन जो है वही इनफेक्टिव है, इंप्लीमेंटेशन भले ही अच्छा हो, वहां धीरे धीरे मर जाओ, ठीक है। तो यहां पर सीक्वेंस क्या हो गई, 1 सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, और उसके बाद नंबर 4 आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो वही चीज लिखी हुई है, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेल 1 में है तो बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, वो थ्राइव करेगी, ग्रो करेगी, क्योंकि वो सब अचीव कर पा रही है जो उसने सोचा था, मतलब वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर पा रही है, ठीक है, इफेक्टिव भी है, और उसका इनपुट आउटपुट रेशियो मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कि जितना इनपुट वो जा रहा है उससे अच्छा से इफेक्टिव आउटपुट निकल के आ रहा है। सेल 2 और सेल 4 दोनों में हालत आपकी खराब है, क्योंकि आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जो ऊपर से मेन डायरेक्शन आना चाहिए, जो ऊपर से मेनली फॉर्मुलेट होना चाहिए, वो ही बेकार है। तो 2 और 4 दोनों ही डूम डूम, मतलब आपकी पोजीशन डूबने जैसी है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपका कोई डायरेक्शन और अच्छे से आ जाए थोड़े दिन में तो बात अलग है, फॉर्मुलेशन ढंग से हो जाए तो बात अलग है। फिर वही 2 और 4 में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी 2 और 3 में लड़ाई कर रहा है, तो बोल रहा है 2 जो है वो वर्ड से एज कंपेयर टू 3, क्योंकि 3 में कम से कम क्या मौजूद है, डायरेक्शन तो मौजूद है ना, जिससे ये इंश्योर हो जाएगा कि इफेक्टिवनेस है। भले इनपुट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो आपका पुअर है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इंश्योर हो रहा है डायरेक्शन तो मौजूद है, ठीक है, फाइन। तो इफेक्टिव अगर आप हो तो आप सर्वाइव तो कर जाओगे, है ना। एफिशिएंट नहीं हो तो कोई बात नहीं, एफिशिएंसी के लिए एफिशिएंसी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी भी नहीं, लेकिन आपने बनाई स्ट्रैटेजी खराब तो फिर आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, फिर आप खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो दोनों जो पॉइंट्स थे ना ये वाले, उन दोनों का कॉन्सेप्ट ही सिर्फ इतना सा था,
कि दोनों बहुत अच्छे हैं, फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन तो सबसे बेस्ट है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोनों बेकार है तो वैसे ही खराब है। दोनों में से एक अच्छा एक बुरा, तो फिर ज्यादा अच्छी पोजीशन पे होगी जहां फॉर्मुलेशन अच्छा है, बनाया अच्छा, इंप्लीमेंटेशन कमजोर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ अ क्वेश्चन कम्स, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? देखो, फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या हो रहा है, हम लोग हमारी सेना को तैयार कर रहे हैं, उनको उनकी जगह बता रहे हैं कि तुम यहां तैयार खड़े रहो, ठीक है, लड़ाई होने वाली है। और इंप्लीमेंटेशन का मतलब तो है हमने लड़ने के लिए भेज दिया, अब लड़ाई के दौरान उनको हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो लैंग्वेज भी बहुत प्यारी है। पहला, फॉर्मुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमारी सेना को, हमारी फोर्सेस को, हमारे सारे रिसोर्सेस को हम पोजीशन कर रहे हैं एक्शन से पहले। पोजीशन मतलब उनको रेस्पेक्टिव जगह भेज रहे हैं कि देखो तुम यहां खड़े रहना, खतरा कभी भी आए अटैक करना पड़ सकता है। और यहां हम अटैक कर चुके हैं, उसके बाद उस फोर्स को अपन क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ड्यूरिंग दी एक्शन। दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं, ये इफेक्टिवनेस पे फोकस करता है, ये एफिशिएंसी पे फोकस करता है। अच्छा, बनाने का काम दिमाग वाला है फॉर्मुलेशन का, तो ये इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग वाला प्रोसेस है, जबकि ये वाला इंप्लीमेंट करना तो क्या एक ऑपरेशनल काम हो गया, डे टू डे काम हो गया, तो इंप्लीमेंटेशन एक ऑपरेशनल काम। चूंकि ये दिमाग वाला काम है तो यहां पर इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब आपका जजमेंट, आपकी एनालिसिस स्किल्स, विश्लेषण की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जबकि यहां पर तो इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंटेशन में जोश होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। फॉर्मुलेट कौन करेंगे, टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोग, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन चाहिए किसके बीच में, कुछ लोगों के बीच में। ठीक है, जबकि यहां पर बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो कॉम्बिनेशन चाहिए किसके बीच में, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के बीच में। तो बहुत सिंपल सा क्या है डिफरेंस बिटवीन है किसके बीच में, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, कि फॉर्मुलेशन के अंदर हम हमारी सेना को क्या कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं एक्शन लेने से पहले, इसके अंदर हम मैनेज कर रहे हैं उन फोर्सेस को। ये इफेक्टिवनेस पे फोकस करता है, ये एफिशिएंसी पे फोकस करता है, ये इंटेलेक्चुअल काम है, ये ऑपरेशनल काम है। जब इंटेलेक्चुअल है तो आपको एनालिसिस स्किल्स चाहिए, आपको इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब जजमेंट होनी चाहिए आपकी, जबकि वहां आपको लीडर चाहिए, मोटिवेशनल स्किल्स चाहिए। यहाँ कुछ ही लोग बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन चाहिए कुछ लोगों में, वहां बहुत सारे लोग कंबाइंड होके और क्या करेंगे, इंप्लीमेंट। ठीक है, फाइन। सो ये क्या था, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, एक पॉइंट और लिखा हुआ है एमसीक्यू के लिए, देख लेना कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो होता है ना, वो सबके लिए अलग अलग नहीं होता है। भाई मोटा मोटा स्ट्रैटेजी सब लोग एक तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे ना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन डू नॉट डिफर ग्रेटली फॉर स्मॉल, लार्ज, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का तरीका सब केसेस में अलग होगा। भाई छोटी ऑर्गेनाइजेशन का तरीका इंप्लीमेंट करने का अलग होगा, बड़ी का अलग होगा, प्रॉफिट का अलग होगा, नॉन प्रॉफिट का अलग होगा। फॉर्मुलेशन मोटा मोटा सब सेम तरीके से करेंगे। भाई स्ट्रैटेजी तो सब लोग वही बेसिस तो कॉमन ही लेंगे ना, कि हमको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए हमें विजन बनाना है, मिशन बनाना है, वो सब लोग कॉमन तरीके से करेंगे, है ना। लेकिन बाद में जब इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो लीडरशिप स्किल सबकी अलग होगी, ठीक है, मोटिवेशनल लेवल सबका अलग होगा, ठीक है, तो उसमें अलग तरीका हो सकता है। बाकी फॉर्मुलेशन मोटा मोटा सब जगह वही है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, विजन, मिशन, और सब वही चलेगा। फाइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है इसी के अंदर, लिंकेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मेरी बात सुनना ध्यान से, लिंक एस्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। दो लिंकेजेस दे रखे हैं, एक फॉरवर्ड लिंकेज, एक होता है बैकवर्ड लिंकेज। बहुत इजी मीनिंग है। आप मुझे बताओ, पहले आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कि पहले उसको इंप्लीमेंट करोगे? तो पहले फॉर्मुलेट करोगे कि इंप्लीमेंट? फॉर्मुलेट करोगे, फिर इंप्लीमेंट करोगे ना, ठीक है। भाई आपने एग्जाम के लिए पहले स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे कैसे पढ़ना है, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आप पढ़ोगे, इंप्लीमेंट करोगे। तो नॉर्मली पहले स्ट्रैटेजी बनती है, फिर उसके बाद वो क्या होती है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। यही फंडा चलता है, ठीक है, ये इसी तरह से चलता है कि पहले स्ट्रैटेजी बनाई, फिर हमने उसको क्या करी, फॉर्मुलेट करी, ठीक है। अब कभी कभी इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को क्या कर दो, इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा भी होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक अटेम्प्ट, आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि मेरे को इस अटेम्प्ट में ऐसे पढ़ना है, फिर आपने उसको इंप्लीमेंट भी किया, लेकिन इंप्लीमेंट करने के बावजूद भी आप फेल हो गए। तो आप अब इंप्लीमेंटेशन जो आपने किया उससे सीखोगे कि यार मैंने पिछली बार ये गलतियां करी, अब मुझे इस बार जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो पिछली गलतियों को नहीं कवर करते हुए। तो आपने इंप्लीमेंटेशन के रिजल्ट को देख के इस बार वापस क्या करना शुरू कर दिया, फॉर्मुलेशन करना शुरू कर दिया। ये हो गया बैकवर्ड लिंकेज। मेरी बात समझ में आ रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की?
फॉरवर्ड मतलब तो नॉर्मल कि पहले देखो, लैंग्वेज देखो, पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होगा, जैसे वही ऑब्जेक्टिव सेट होगा, ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए वही एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशन का अप्रेजल करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज देखनी पड़ेगी और उसमें से बेस्ट को चुनना पड़ेगा और फिर वो पर्टिकुलर चीज इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब फॉरवर्ड का मतलब सिंपल ही हो गया, विजन मिशन सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, किसको देख के, एनवायरमेंट को देख के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करके, एनवायरमेंटल एनालिसिस करके, फिर ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज बनाई और उसमें से बेस्ट चूज करके और फिर उसको इंप्लीमेंट करा, नॉर्मल फंडा, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखा है कि पहले आपने स्ट्रैटेजी बनाई, फिर उसके हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या किया, चेंज किया, ठीक है। अगर कोई स्ट्रैटेजी चेंज करी तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज किया उसके अकॉर्डिंगली, मतलब पहले स्ट्रैटेजी बनेगी, फिर इंप्लीमेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। बैकवर्ड क्या बोलता है, जैसे इंप्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन के बाद होता है, कभी कभी फॉर्मुलेशन प्रोसेस भी इफेक्ट होता है किससे, उन फैक्टर्स से जो रिलेटेड है किससे, इंप्लीमेंटेशन से। मतलब सिंपल सा मतलब है कि पास्ट में जो आपने एक्शन ले लिए थे, पास्ट में जो आपने एक्शन ले लिए थे वो आपको अभी की स्ट्रैटेजी चुनने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपने पहले जो एक्शन ले लिए थे, पहले जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी थी, उनमें अगर आपको कोई कमियां मिली है तो उन कमियों को सुधारने के लिए आपने करंट जो है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और फिर इंप्लीमेंटेशन। बैकवर्ड का मतलब कभी कभी इंप्लीमेंटेशन के एक्शंस को देखते हुए भी आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी इस बार चुनते हो, दैट इज नोन एज बैकवर्ड लिंकेज। फाइन, ठीक है, क्लियर। तो स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, जब हमने जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया उसको एक्शन में कन्वर्ट किया, उसको हम इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। इंटर रिलेशनशिप हमने देख लिया फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के बीच में, ठीक है। डिफरेंस देख लिया हमने फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन के बीच में, लिंकेजेस देख ली है ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। एक और कॉन्सेप्ट है इसका इंप्लीमेंटेशन का, फॉर इंप्लीमेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट फिर खत्म हो जाएगा। इश्यूज इन स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल से दिया इसको, मॉड्यूल में थोड़ा सा अलग से दे रखा है, मैंने इसको अपनी स्टाइल से दिया है ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आता है। लैंग्वेज वही है, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। क्या इश्यूज आते हैं, इश्यूज मतलब क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कतें आती है जब हम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कहानी आप लोगों के लिए डेवलप करी जो मैंने यहां दे रखी है, ध्यान से देखना। स्ट्रैटेजी बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद प्लान बनेगा, स्ट्रैटेजी सबसे पहले बनेगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद क्या डेवलप करोगे आप लोग, प्लान डेवलप करोगे। प्लान डेवलप करने के बाद आप क्या बनाओगे, प्रोग्राम्स बनाओगे। वापस सुनना लॉजिक, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाई, स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी से क्या डेवलप किया, प्लान, प्लान से क्या डेवलप हुए, अलग अलग प्रोग्राम, प्रोग्राम से, ध्यान से समझना, प्रोग्राम लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोग्राम से हमने क्या बनाया, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, डे टू डे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और ये सब प्रोवाइड होने के बाद हमें चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्रॉपर सिस्टम का इंस्टॉल होना जरूरी है, पॉलिसीज हमारे को बनानी जरूरी है, और फिर बहुत सारे बिहेवियरल इनपुट्स हमें प्रोवाइड करने हैं। मतलब बिहेवियरल इनपुट मतलब जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करनी है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज से जो आपको इनपुट चाहिए, ठीक है, कि भाई टॉप मैनेजमेंट का ये पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मिडिल का ये होना चाहिए, लोअर का ये होना चाहिए, वो सारी चीजें, ताकि प्लान आपका वर्क कर सके। मैं वापस बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी सबसे पहले बनाई, उसके बाद क्या डेवलप किया, प्लान, प्लान से क्या डेवलप हुए, प्रोग्राम, प्रोग्राम से क्या फॉर्मुलेट हुए, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के लिए हमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचा पूरा चाहिए, ठीक है, पूरा रोड रेल, मतलब जैसे भी जो आपको चाहिए चीजें, पैसा चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो आपको चाहिए, रिसोर्सेज आपको चाहिए। ये सब प्रोवाइड होने के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, आपके यहाँ टेक्निकल जो सिस्टम्स है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होने चाहिए, जो पॉलिसीज आपने यहाँ बना रखी है वो प्रॉपरली डिवाइस होनी चाहिए, और जो बिहेवियरल इनपुट्स हमें चाहिए वो भी हमें मिलने चाहिए ताकि हमारा प्लान ढंग से वर्क कर सके, ठीक है। ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो इसका मतलब इनमें से एक भी चीज अगर नहीं मिली तो हमारे लिए क्या खड़ा हो सकता है, इशू खड़ा हो सकता है। एंड नाउ गिवन बिलो इन अ सीक्वेंशियल मैनर ये इश्यूज खड़े हो सकते हैं। तो कहानी पढ़ के ना ये इश्यूज अब क्लियर है कि एक तो इशू क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है, एक प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है, एक रिसोर्सेज जो हमें चाहिए उसके एलोकेशन में दिक्कत है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ सकती है, एक जो फंक्शंस हमको प्रोवाइड करने, फंक्शन पॉलिसीज बनानी थी उनमें दिक्कत आ सकती है, और एक बिहेवियरल जो मैंने आपको बोला इनपुट जो चाहिए थे उसको इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ सकती है। तो इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज क्या आ सकते हैं, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत, प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोसीजर्स है उनमें इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत,
रिसोर्सेज जो एलोकेट करने हैं उसमें दिक्कत, स्ट्रक्चर जो इंप्लीमेंट करना है उसमें दिक्कत, फंक्शंस जो इंप्लीमेंट करने हैं उसमें प्रॉब्लम, और बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन जो करना है उसमें प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती है। तो दीज आर द इश्यूज। इन इश्यूज को आप टैकल कर गए तो आपका प्रोजेक्ट या आपका जो स्ट्रैटेजी है, जो आपके प्रोसीजर्स हैं, जो आपका बिहेवियरल इनपुट है, जो आपके फंक्शन है, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन छोटा सा है, एमसीक्यू के लिए ही ज्यादातर चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इसको याद करना। डन। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया, जो था कौन सा? स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन का, कि स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, अब मैं आता हूं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, जो कि है स्ट्रैटेजिक चेंज। ठीक है, ध्यान से सुनना, मस्त टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है वाला। ओके, स्ट्रैटेजिक चेंज क्या होता है? देखो, हमने कोई भी स्ट्रैटेजी बनाई, और हमने लास्ट यूनिट में, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि आपने एक बार कोई कल्चर डेवलप कर लिया तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्ट्रैटेजी तो फिर भी बदली जा सकती है जो हमने लगाई, फिर भी वो इतना आसान नहीं है ना? तो स्ट्रैटेजिक चेंज जो है, जब हम स्ट्रैटेजी को बदलना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी था, जिसपे हमारा फोकस जो था, एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे था, एग्जिस्टिंग सर्विस पे था, एग्जिस्टिंग मार्केट पे था, अब उसको हम बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स बताएगा कि किस तरह से आप स्ट्रैटेजिक चेंज लेकर आ सकते हो, क्योंकि अगेन आसान प्रोसेस नहीं है। लोग पुरानी चीजों से, पुरानी स्ट्रैटेजी से भली भांति वाकिफ हैं, वो चेंज को रेजिस्ट करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। आपको कैसे वो चेंज लाना है, उसकी स्टेप्स अपने को देखनी है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक चेंज के लिए क्या लिखा हुआ है? ये एक जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके अंदर हम हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है वो नई बना रहे हैं, जो नए मार्केट पे फोकस कर रही है, नए प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है, नई सर्विस पे फोकस कर रही है, और नया तरीका हम ढूंढ रहे हैं बिजनेस को करने का। दैट इज स्ट्रैटेजिक चेंज। ओके, अब उसकी स्टेप्स आपसे पूछी गई कि कैसे आप ये स्ट्रैटेजिक चेंज लेकर आओगे, क्या स्टेप्स अपनाओगे, क्या लाने के लिए, स्ट्रैटेजिक चेंज लाने के लिए क्या स्टेप्स अपनाओगे। तो उसके लिए स्टेप्स अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहली स्टेप, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। तीन स्टेप्स है, बहुत सिंपल। सबसे पहले ये देखो कि क्या जरूरी है क्या अभी स्ट्रैटेजी चेंज करना। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि अभी जो हम स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं वो अच्छी चल रही है, तो फिर जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है, हल्का फुल्का कोई माइन्यूट चेंज करना है तो उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहला कदम, पहला स्टेप इज ये ढूंढो, डॉक्टर के जैसे ये डायग्नोस करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कल्चर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कौन सा कल्चर का हिस्सा हमारी स्ट्रैटेजी को क्या कर रहा है? लास्ट लेक्चर में भी अपन ने डिस्कस किया था, लास्ट चैप्टर में, कि कल्चर का कौन सा हिस्सा स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहा है और कौन सा हिस्सा नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब आपको पूरा एनवायरनमेंट एक बार स्कैन करना है और ये देखना है कि कहां है कमियां और क्या चेंज का कोई स्कोप है कि नहीं। अगर है स्कोप तो चेंज की बात करेंगे, नहीं है तो बात ही खत्म। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्नाइज करो, पहचानो कि वेदर देयर इज अ नीड फॉर चेंज। क्या लिखा है? द फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोस, ढूंढो कि कौन से फेसेट्स, फेसेट्स मतलब वही हिस्से, चेहरे कल्चर के स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। इन शॉर्ट आपको क्या करना है? एनवायरनमेंट को स्कैन करना है और ये डिसाइड करना है कि लेक्यूना, लेक्यूना मतलब कमियां कहां है, और जहां कमियां है वहां पर चेंज का स्कोप मौजूद है कि नहीं है। छोटी मोटी कोई कमी है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है तो पूरी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। बड़ी कमियां हैं और वहां स्कोप है कि हाँ यहां हमें चेंज करना है, तो वहां हमें स्ट्रैटेजिक चेंज लेकर आना है। तो सबसे पहले पहचानो कि क्या वेदर देयर इज अ नीड फॉर चेंज है। अगर नीड, तो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, फिर एक शेयर्ड विजन डेवलप करो। ठीक है, अब एक मैं आपको बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। दो वर्ड होते हैं, एक होता है विजन शेयर्ड और एक होता है शेयर्ड विजन। ठीक है, ध्यान से सुनना। विजन शेयर्ड का मतलब ये होता है, जैसे विजन कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट। कौन डिसाइड करता है विजन क्या होगा? टॉप मैनेजमेंट। और वो टॉप मैनेजमेंट फिर डाउन द लाइन सब मैनेजर्स को बोलता है ये विजन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सभी लोगों को इसी विजन पे ही काम करना है, मतलब स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करवा रहा है वो। और एक होता है शेयर्ड विजन, जिसमें बॉस ने नीचे डाउन द लाइन सबको पूछा क्या सेट करना चाहिए हमको विजन, और उनकी बात को समझते हुए फिर एक विजन सेट किया और बोला ये अपन चलो अब ये सब ये फॉलो करते हैं। तो ज्यादा अच्छा क्या है, विजन शेयर्ड की शेयर्ड विजन? विजन शेयर्ड में एक तरह से तानाशाही हो रही कि उसने जो विजन बना दिया टॉप मैनेजमेंट ने,
वो आपको नीचे शेयर करवा रहा है, बोल रहा है यही फॉलो करना है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं आपको। शेयर्ड विजन में वो आपसे पूछ रहा है क्या विजन होना चाहिए, और फिर मिलके एक विजन सेट हो रहा है। तो ऐसा माहौल जहां होगा, कौन सा वाला, शेयर्ड विजन वाला, वहां पर चेंजेस भी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा वो एम्प्लॉय। बोलेगा यार मेरे से ही सब चीजें विजन सेट करता है, तो मैं चेंज भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। जबकि विजन शेयर्ड में बोलता है नहीं मैं तो चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे से पूछ के थोड़ी तुमने सेट किया था, अब मैंने ये सीख लिया, अब तुम बार बार चेंज करने के लिए बोलोगे तो मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो लैंग्वेज देखो, सेकंड में क्या करना है, आपको एक शेयर्ड विजन क्रिएट करना है, ताकि ये जो चेंज आप लाना चाहते हो उसको अच्छे से मैनेज कर सको। लफड़ा हमेशा क्या होता है, विजन ऑर्गेनाइजेशन का और विजन इंडिविजुअल का जो काम कर रहे हैं वो तो हमेशा साथ चलना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए, एक ही दिशा में चलना चाहिए। दोनों अलग दिशा में चले गए, खत्म है गेम पूरा। तो क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का ऑब्जेक्टिव विजन क्या है, इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों का कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब एक ही दिशा में जाना चाहिए। सो जो सीनियर मैनेजर है उसको कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करते रहना है विजन, किसको, स्टाफ को। और ये सिर्फ इन्फॉर्म करने के एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं ये फॉलो कर रहा, नहीं। उनसे बात करो, उनसे पूछो तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए। तो उनके साथ बात करोगे ना, तो रेजिस्टेंस जो वो दिखाते हैं जनरली, जो प्रतिरोध वो करते हैं वो नहीं करेंगे, वो प्रतिरोध ओवरकम हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाएगा अगर आपने उनसे प्रॉपरली क्या किया, कम्युनिकेशन। और ये बहुत बड़ी चीज है, जब आप चेंज लाना चाहते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको शेयर्ड विजन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना है विजन, आपको उनके साथ बैठ के विजन सेट करना है, उनके साथ बात करनी है, ठीक है, ताकि आप उनके रेजिस्टेंस को, उनके प्रतिरोध को दूर कर सको, ठीक है। और फिर जब ये विजन शेयर्ड हो जाए, शेयर्ड विजन हो जाए और चेंज को अपनाने के लिए वो तैयार हो, और चेंज धीरे धीरे लागू करके, और इन चेंज को क्या कर दो, इंस्टीट्यूशनलाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब उस चेंज को परमानेंट कर दो, फिर उस चेंज को लागू करवा दो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ये एक एक्शन स्टेज है जहां पर उनसे बात हो चुकी है, हमें अब इंप्लीमेंट करना है किसको, चेंज स्ट्रैटेजी को, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि जब आप चेंज करो और नई स्ट्रैटेजी लाओ, नया नया सब ले आए आप, उस नए वाले पे चिपके रहना। नहीं तो क्या होता है, आप चेंज करके चले गए तो एम्प्लॉइज वापस हो सकता है पीछे उस पे चले जाएं, ओल्ड पे। तो आपको एटीट्यूड कंटिन्यूअसली बनाए रखना है, आपको रेगुलरली चेंज को जो है मॉनिटर करते रहना है कि हाँ ये नए तरीके से ही काम कर रहे हैं, ये स्लिप ना हो जाए वापस किस पे, पुराने तरीकों पे, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग, बना के, क्रिएट किया हमने नया एटीट्यूड, नया स्ट्रेटेजी, और उसको बरकरार रखना है, सस्टेन करना है एक डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द चेंज। ये बहुत जरूरी है टू इंश्योर कि फर्म वापस स्लिप बैक ना कर जाए किस पे, ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग पे या ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स पे। सो इस चेंज प्रोसेस को आपको लगातार क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, इस चेंज प्रोसेस को लगातार आपको रिव्यू करते रहना है, ताकि आप एनालाइज कर सको किसको, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द चेंज, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब है, एक बार चेंज कर लिया तो ऐसा मत करना चेंज करके लौट आओ, चेंज करके वहीं चिपके रहो और एम्प्लॉयज को देखते रहो, एटीट्यूड जो क्रिएट किया आपने उसको बरकरार रखने की कोशिश करो, मॉनिटर करते रहो, ताकि वापस वो पीछे ना आए, और एक बार परमानेंट हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार वो उससे घुल मिल जाएंगे नई स्ट्रैटेजी से, नए प्रोडक्ट से, नए बिजनेस से, नए एनवायरमेंट से, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 स्टेप्स में चेंज लाना है। सबसे पहला, रिकॉग्नाइज करो कि क्या यहाँ पर चेंज की जरूरत है, ठीक है, और उसके लिए एनवायरनमेंट स्कैन करो, कमियां कमियां देखो, और कहाँ स्कोप है चेंज का वहां उसको आइडेंटिफाई करो। फिर आप शेयर्ड विजन करो। शेयर्ड विजन मतलब सीनियर मैनेजर जो होगा वो लगातार कम्युनिकेट करता रहेगा एम्प्लॉइज के साथ, और कम्युनिकेशन भी इस तरह से होना चाहिए कि इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं हम उसको, हम उनके साथ मिलके और उनके रेजिस्टेंस को दूर कर रहे हैं। और एक बार चेंज इंप्लीमेंट कर दो आप, और चेंज को इंप्लीमेंट करने के बाद वो एटीट्यूड वापस पीछे ना चला जाए, उसके लिए उस चेंज को लगातार मॉनिटर करते रहना, उसके इफेक्ट्स को लगातार चेक करते रहना, रिव्यू करते रहना, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल स्टेप्स। अब एग्जाम में आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है और क्या स्टेप्स होती है स्ट्रेटेजिक चेंज की, तो अभी जो पढ़ा हुआ आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होता है और कर्ट लिविन ने कोई स्ट्रेटेजिक चेंज का प्रोसेस दिया है वो समझाओ। मतलब यहां एक ऑथर ने एक प्रोसेस दिया है चेंज का, कहा उसने भी लगभग वही बातें, लेकिन उसके हेडिंग्स अलग है, ठीक है, लॉजिक लगभग सेम है पर हेडिंग्स अलग है। कर्ट लिविन ने बोला जब चेंज लाना होता है ना, स्ट्रेटेजिक चेंज, तो 3 स्टेप्स होती है। पहले जो है उसको अनफ्रीज करो, बहुत सिंपल है। मतलब आप सर्दियों से गर्मियों में आ रहे हो, पुराना बर्फ मान लो कोई जमा हुआ है ट्रे के अंदर, है ना, आइस ट्रे के अंदर, तो पहले उसको अनफ्रीज करो।
उसको नया पानी डाल के चेंज करो और फिर रीफ्रीज कर दो। वो भी तो क्या किया हमने, चेंज ही किया, बड़ा चेंज किया है ना। ऐसे ये बोल रहा है पहले अनफ्रीज करो। अनफ्रीज मतलब जो पुरानी चीजों के साथ आप चिपके हुए हो उसको धीरे धीरे मेल्ट करो ताकि आप साफ हो जाओ और एक नया चेंज को एक्सेप्ट कर सको। फिर चेंज लाओ और चेंज लाने के बाद उसको परमानेंट कर दो, फ्रीज कर दो, नहीं तो वापस पुराने पे नहीं चले जाए, है ना। वही लॉजिक के साथ इसने 3 स्टेप्स दिए, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। ठीक है। अनफ्रीज का मतलब वही, पहले वही देखो कि क्या जरूरत है क्या चेंज लाने की। ठीक है। अगर है तो एक बार उनके साथ बैठ के बात करो, उनके पुराने बिहेवियर्स को, पुराने तरीकों को देखो, उनको ब्रेक करने की कोशिश करो। इसके लिए आप उनके साथ बातचीत करो, मीटिंग्स करो, आइडियाज को प्रमोट करो। मतलब सबसे पहला वही है, जैसे उसमें था ना, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, यहाँ बोलता है अनफ्रीज करना। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग मेक्स द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अवेयर। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को आप अवेयर कर रहे हो कि देखो हमें जरूरी है चेंज लाना, और उनको तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो उस चेंज को अपनाने के लिए। ठीक है। कि देखो हमारे यहाँ सिचुएशन खराब चल रही है, ये स्ट्रैटेजी अपने को चेंज करनी पड़ेगी और आप तैयार हो जाओ इस चेंज को करने के लिए। बहुत प्यार से उनको समझा रहे हैं, क्योंकि एकदम से अगर आप चेंज ले आए, लिखा भी सेकंड पॉइंट में, सडन चेंज, अनअनाउंस्ड चेंज, पहले से कुछ बोले नहीं, एकदम से चेंज है, बोले आज से ये फॉलो करना है, तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा सोशली भी, वो नारे पे आ जाएंगे, हंगामे पे आ जाएंगे, और मोरल भी, उनका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाएगा कि बॉस ने एकदम से सारा चेंज कर दिया, आज से मैं कैसे एडजस्ट करूं। ठीक है। तो एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए पहले उनको अवेयर कराओ कि देखो अपने को चेंज लाना है, अब आप तैयार हो जाओ चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है। तो अनफ्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, हम ब्रेक कर रहे हैं। क्या ब्रेक कर रहे हैं? पुराना उनका जो एटीट्यूड है, पुराना जो बिहेवियर है, पुराने जो कस्टम, कस्टम मतलब रीति रिवाज है, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, उनको सबको ब्रेक कर रहे हैं ताकि वो लोग स्टार्ट कर सके किससे, क्लीन स्लेट से। क्लीन स्लेट मतलब एक नए साफ सुथरी स्लेट से वो अपने नया नया चीज को अपना सके। और इसके लिए आपको क्या करना है, अनाउंसमेंट्स करने हैं, उनके साथ मीटिंग्स करनी है, और यह आइडिया पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक बार फैलाना है कि अपने को अब बदलाव की तरफ जाना है, अपने को इस चीज को बदलना है। तो तैयारी करवा रहे हो आप लोग अनफ्रीजिंग के प्रोसेस में। एक बार वो लोग तैयार हो गए, हाँ उनको लगा हाँ चेंज की जरूरत है और वो पूरे तैयार है चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो अब आपको उनके पैटर्न में, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में अब चेंज लेकर आना है। ठीक है। उनका पुराना बिहेवियर आपने हटा दिया, अब चेंज बिहेवियर उनके दिल में लेकर आओ। तो सेकंड स्टेप क्या है, चेंज टू न्यू सिचुएशन। क्या लिखा है? एक बार अनफ्रीजिंग प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया कि हाँ हमें चेंज लाना है, और वो तैयार भी है किसको एक्सेप्ट करने के लिए, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। अब उनके बिहेवियर को, पैटर्न को हमें क्या करना है, चेंज करना है और रीडिफाइन करना है। और एच सी केलमैन जो एक भाई साहब हैं, उन्होंने 3 मेथड्स दिए इस कर्ट लेविन के अंदर कि भैया अगर आपको किसी व्यक्ति के बिहेवियर को, एटीट्यूड को चेंज करना है तो ये 3 तरीके आपके पास है। पहला, कंप्लायंस, मतलब बोला उनको आपको ये करना ही है, स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर आप करोगे तो आपको इनाम देंगे, अगर नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। मतलब बहुत सिंपल है, यहां तो वो स्ट्रिक्ट वाला फंडा हो गया। ठीक है। क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली एनफोर्स करवा दो रिवॉर्ड और पनिशमेंट स्ट्रेटेजी फॉर गुड और बैड बिहेवियर। क्या वैसा बिहेव किया आपने तो पनिशमेंट मिलेगा, और ऐसा बिहेव किया तो रिवॉर्ड मिलेगा। एक तरीका तो ये डांट डटा के कर लो। दूसरा तरीका शानदार है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब सुनना। मैं आपसे पूछता हूं, मतलब मुझे आपके दिल में कुछ चेंज लाना है। ठीक है। आप अभी बहुत आलस से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। मेरे को आपको एक चेंज लाना है और मेरे को चाहता हूं कि मैं आपके दिल में चेंज आए कि आप अब मेहनत से पढ़ो। तो मैं आपको ना आइडेंटिफिकेशन पे कराऊंगा। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सुनना। मैं आपसे पूछूंगा आपको कैसा बनना है, तो आप बोलोगे सर हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना है, हमें इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी जैसा बनना है, हमें सलमान खान जैसा बनना है। तो मैं आपको बोलूंगा तू देख अपने आप को और उसको देख, अगर उसके जैसा बनना है ना तो उसके बारे में सोच, वो कितनी मेहनत करता था, वो आलस कभी नहीं करता था। फिर आपके दिल में अपने आप को आइडेंटिफाई करवा रहा हूं मैं, साइकोलॉजिकली आपको मैं किसी और पर्सनालिटी से, जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो, उसके बिहेवियर आपको बता रहा हूं कि देख तेरे को ऐसा बनना है। तो अपने जोश भी जगता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, हाँ यार मेरे को भी अब ऐसे ही करना है। ठीक है। वो ठंडा हो जाए वो बात अलग है, पर जगता तो है ना। तो ये दूसरा तरीका है क्या करवाना, आइडेंटिफिकेशन। देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन अकर्स जब मेंबर्स को आप साइकोलॉजिकली, मतलब उनकी पूरी साइकोलॉजी, मेंटल स्टेट को आप इंप्रेस करा रहे हो, किससे,
टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद अ गिवन रोल मॉडल, कि देखो तुम अपने आप को उस रोल मॉडल से जो तुम्हारा आदर्श है उससे देखो कंपेयर करो, और उसके बिहेवियर जैसा वो बिहेव करता था वो तुम अडाप्ट करो और उसके जैसा बनने की कोशिश करो। ठीक है, तो आपको भी मोटिवेशन मिलती है, हाँ यार मेरे को ऐसा करना चाहिए, मुझे उसके जैसा अगर बनना है। और तीसरा तरीका चेंज लाने का उनके दिल में वो है इंटरनलाइजेशन, मतलब उनको मोटिवेट करो। इस बार रोल मॉडल नहीं बता रहा हूं, इस बार मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि देख, अगर तू नहीं करेगा, ठीक है, तो तू ऐसा रह जाएगा, ठीक है, तू नहीं करेगा तो तू वैसा हो जाएगा, तू चेंज नहीं करेगा तो बहुत पीछे चला जाएगा, दुनिया तेरे पे थू करेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां आप उसके इंटरनल थॉट प्रोसेस को, अंदरूनी आत्मा को, अंतर आत्मा को जगजोर रहे हो, टटोल रहे हो उसको, बोल रहे हो कि भैया तू ऐसा कर। तो अगला पॉइंट है इंटरनलाइजेशन, मतलब इंटरनल चेंजिंग ऑफ इंडिविजुअल थॉट। इंडिविजुअल के थॉट्स को, थॉट प्रोसेस को, उसकी मानसिक स्थिति को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, और कोशिश कर रहे हो कि वो नए एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सके। ठीक है, उसके लिए आप उसको फ्रीडम भी दे रहे हो कि तू तेरे हिसाब से सीख, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तू अडाप्ट कर नया बिहेवियर बस। ठीक है, हमें तेरा नया बिहेवियर चाहिए ताकि तू और मैं मिलके सक्सीड कर सके, सक्सेस पा सके इस नई परिस्थिति में, इस नए सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, तो मतलब आप उसको, उसके दिल में जगह बना रहे हो, उसके दिल को थोड़ा झकझोर रहे हो और बोल रहे हो कि देख चेंज करना पड़ेगा, तू फ्रीडम, देखो हम फ्रीडम देते, तू लर्न कर इस चीज को, तो नया बिहेवियर अडाप्ट कर, बस अपने को तो नया सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में सक्सेस पानी। तो सेकंड स्टेप क्या हुई कर्ट लिविन प्रोसेस में, कि आपको चेंज करना है नई सिचुएशन पे। एक बार अनफ्रीजिंग प्रोसेस हो गया, लोग तैयार हैं चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, अब आप उनके बिहेवियर पैटर्न को चेंज करो। उसके लिए तीन मेथड आपको करने। पहला, कंप्लायंस, स्ट्रिक्टली एनफोर्स करा दो, ठीक है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट स्ट्रेटेजी। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन, जहां पर आप मेंबर्स को साइकोलॉजिकली इंप्रेस कर रहे हो कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें किसी रोल मॉडल से और जिसके बिहेवियर आप अडॉप्ट करवाना चाहते हो। ठीक है, तीसरा है इंटरनलाइजेशन, जब आप इंटरनल थॉट प्रोसेस उसका चेंज कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो उस नए सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे। ठीक, और एक बार चेंज हो गया तो मैंने क्या बोला था, वो चेंज वापस पीछे नहीं चला जाए। तो रीफ्रीज करने का मतलब है उस चेंज को परमानेंट करना है, इसलिए आप उसको लगातार क्या करते रहना, मॉनिटर करते रहना। सो रीफ्रीजिंग कब होती है, जब वो नया बिहेवियर एक तरह से क्या बन गया है, नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, और उसको परमानेंट बनाने के लिए आपको उसको कंटिन्यूसली क्या करना है, री एनफोर्स, मतलब लगातार उसको लागू करवाते रहना है, ताकि वो जो नया बिहेवियर है वो क्या ना हो जाए, डिमिनिश या खत्म या एक्सटिंग्विश ना हो जाए। तो इसलिए आपको लगातार फोर्स करते रहना है, री एनफोर्स करवाते रहना है वो नया बिहेवियर। चेंज प्रोसेस वन टाइम काम नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि चेंजेस हमेशा करते रहने पड़ेंगे, डायनामिज्म मतलब मार्केट चेंज होता रहेगा, एनवायरमेंट चेंज होता रहेगा। तो ये चेंज का प्रोसेस ऐसा नहीं कि आपने एक बार रीफ्रीज कर दिया तो आप रिलैक्स हो जाओ, नहीं, ये अनफ्रीजिंग, चेंजिंग, रीफ्रीजिंग एक साइकिलिकल प्रोसेस है, पहिया है, होता रहेगा समय समय के साथ। आपको भी इसको लगातार एक्शन में लेकर आते रहना, तो एक बार ही नहीं होगा, समय के साथ हालात चेंज होंगे। ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपको रीफ्रीज अनफ्रीज ये करते रहना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, कौन सा वाला, स्ट्रैटेजिक चेंज क्या होता है उसका फंडा मैंने आपको समझा दिया है। चेंज के दो पॉइंट है, अगर कर्ट लेविन पूछे तो कर्ट लेविन पे आना है। ठीक है, कर्ट लेविन में सेकंड स्टेप ध्यान रखना, तीन मेथड होते हैं, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। एचसी केलमैन ने दिए वो तीन मेथड। ठीक है, कंप्लायंस मतलब स्ट्रिक्टली, आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी रोल मॉडल से साइकोलॉजिकली इंप्रेस कर रहे हैं, और इंटरनलाइजेशन मतलब आपके अंदर के थॉट प्रोसेस को बदलना चाह रहे हैं, और रीफ्रीजिंग वापस उस बिहेवियर को रीफ्रीज करें ताकि वो परमानेंट हो जाए। फाइन, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजिक चेंज का कॉन्सेप्ट। डन, ओके। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अभी तक। एक इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लिया, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, तो एक स्ट्रेटेजिक चेंज डिस्कस कर लिया था। अब थर्ड टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, वो है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब सब लोग समझते हो, स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, फाउंडेशन में पढ़ा था। कंट्रोल मींस जो हमने पहले से प्लान किया और जो एक्चुअल रिजल्ट आया, उन दोनों को कंपेयर करना है, और अगर उनमें कहीं कोई डिविएशंस आते हैं तो उसको अपने को क्या करना है, करेक्ट करना है। दैट इज नोन एज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो आपने किया प्लान,
जो आपने सेट कर रखा था ऑब्जेक्टिव और जो आपने एक्चुअली अचीव किया, ठीक है भाई, जो आपने मानक सेट कर रखे थे, प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे, और जो एक्चुअल रिजल्ट आया उनमें अगर कोई डिविएशंस हैं उनको एनालाइज करना है और उसमें सुधार करना है, ठीक है, ताकि वो सिस्टम जो है वो अच्छे से आप लोग रन कर सको, ठीक है। तो कंट्रोल यहां पर भी वही है। कंट्रोल का मतलब सेम मीनिंग, देखो कंट्रोल इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द एक्टिविटी, सबसे पहले एक्टिविटी को मॉनिटर करो। नंबर दो, फिर मेजर करो रिजल्ट को, किसके अगेंस्ट, प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है। फिर थर्ड, हम डिविएशंस को एनालाइज करेंगे और करेक्ट करेंगे, और फोर्थ, करेक्ट करने के बाद उस सिस्टम को, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग मेंटेन करेंगे, अडेप्ट करेंगे, ठीक है। तो चार स्टेप्स हो गए। एनालाइज किया सबसे पहले, ठीक है, मतलब मॉनिटर किया एक्टिविटीज को एनालाइज करा, एक्टिविटीज को मॉनिटर किया। फिर एक्चुअल रिजल्ट्स को किससे कंपेयर किया, जो प्री एस्टैब्लिश्ड आपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, जो पहले से डिसाइडेड आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं सेट, उनसे। फिर अगर कोई डिविएशंस हैं तो उनको एनालाइज करके करेक्ट किया, और फिर उसमें उस पर्टिकुलर जो डिविएशन सुधारे आपने उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। इसकी स्टेप्स भी आएगी, अपन आगे स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक छोटा सा, कि कंट्रोल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स नॉर्मली मिलते हैं आपको। भाई कंट्रोल जो आप कर रहे हो उनके अंदर ये 5 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि भाई कंट्रोल के अंदर सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका सिस्टम है, ठीक है, उसको आपको मेजरेबल मापदंड कोई होना चाहिए, कंट्रोलेबल कोई मापदंड होना चाहिए। हम मेजर कैसे करेंगे भाई, मैंने अगर अपना ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा। अब अच्छी पढ़ाई का कोई मापदंड होता ही नहीं। अब आप पढ़ रहे हो और आपने पढ़ भी लिया, पर वो अच्छा पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये कंपेयर ही नहीं हो पाएगा। तो कंपैरिजन जब भी आपको करना है, कंट्रोल जब भी लगाना है, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो सिस्टम है जिसको आपको कंपेयर करवाना है, उसको आपको किसी मेजरेबल टर्म्स में, ठीक है, जिसको हम माप सकें, चाहे मॉनेटरी अमाउंट में माप सकें या किसी भी तरीके से मेजर कर सकें, उस टर्म में लाना जरूरी है। तो एक एलिमेंट तो क्या चाहिए कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आपको ट्रांसलेट करना है किसमें, मेजरेबल स्टैंडर्ड में, ठीक है, ताकि आप उसको माप सको। फिर दूसरा, फिर आपके पास उसको मेजर करने का क्या होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। उसको मॉनिटर करने का एक तरीका होना चाहिए कि कैसे मॉनिटरिंग होगी, हर 6 महीने में होगी, 3-3 महीने में करेंगे, या साल में 3 बार करेंगे, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म, एक तरीका होगा मॉनिटर करने का और मेजर करने का उस पर्टिकुलर सिस्टम को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। तीसरा एक मैकेनिज्म होगा क्या करने का, फिर कंपेयर करने का एक्चुअल रिजल्ट्स को किससे, स्टैंडर्ड से। फिर उसमें डिविएशन ढूंढने का एक मैकेनिज्म होगा, और उन डिविएशंस में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो क्यों हुआ उसको सीखो, लर्न करने का, कुछ नया सीखो स्टैंडर्ड के बारे में, कि तुमने गलत ही सेट कर दिया था, अब अगली बार ये ध्यान रखना। तो लर्निंग का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। और लास्ट में मैकेनिज्म किसका, फीडबैक का। भाई जब आप सुधारोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे, ठीक है, करेक्ट करने के बाद उसको अडेप्ट करोगे, तो फीडबैकिंग, फीडिंग बैक द करेक्टिव एंड अडेप्टिव इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम, ताकि वो डिजायर्ड चेंज आप लेकर आ सको और सिस्टम को उसके रास्ते पे, उसके कोर्स पे वापस ट्रैक पे पहुंचा सको। कुछ नहीं किया, डेफिनेशन जो थी ना उसी को बेस लेके एलिमेंट्स बना दिए, ठीक है, कि भाई ये 4 एलिमेंट तो होने ही चाहिए कंट्रोल में। क्या, कि सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आपको किसी मेजरेबल स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट करना है। फिर आपके पास एक मैकेनिज्म या तरीका होना चाहिए क्या करने का, उस सिस्टम को मेजर और मॉनिटर करने का। फिर आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए उसको कंपेयर करने का, उसके डिविएशंस ढूंढने का और उनके बारे में कुछ लर्न करने का। और फिर आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए उसमें करेक्टिव एक्शन लाने का, एडेप्टिव एक्शन लाने का, ताकि चेंजेस आप उसमें ला के और सिस्टम को वापस ट्रैक पे, टू कीप इट ऑन कोर्स का मतलब राइट द सिस्टम टू कीप इट ऑन कोर्स, तो वापस उसको आप सही दिशा में, सही ट्रैक पे लेके जा सकते। और यही चीजें चाहिए, क्योंकि अगर ये होगी ही नहीं, मतलब जब आप ऑब्जेक्टिव ही आपका मेजरेबल नहीं, तो कंपेयर क्या करोगे। आपका तरीका ही, आपके पास कोई तरीका ही नहीं है मॉनिटर करने का, तो कैसे मॉनिटर करोगे। आपके पास कोई तरीका ही नहीं है कंपेयर करने का, तो कैसे कंपेयर करोगे। आपके पास कोई तरीका ही नहीं है करेक्शन करने का, तो कैसे करेक्शन करोगे। तो सब होने चाहिए, तो ही कंट्रोल्स प्रॉपरली लग पाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब आता है दूसरा, कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैं स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहा हूं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 कंट्रोल है। ऑपरेशनल कंट्रोल, जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस पे होगा, जो आपने कॉस्टिंग में भी अगर पढ़ा हो, तो कॉस्टिंग पे कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, स्टॉक कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब आ जाता है। एक है मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट मतलब ओवरऑल मैनेजरियल पर्पस के लिए, ठीक है, कि मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है।
और तीसरा आएगा हमारा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है वो वैसी ही लग रही है कि नहीं लग रही जैसी बनाई है, और जो रिजल्ट वो दे रही है वो वैसा का वैसा दे रही है कि नहीं दे रही जो हमने सेट किया था। ठीक है, ये तीन पढ़ने और मेनली अपने को स्ट्रैटेजिक कंट्रोल डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल की बात कर लूं। तीन टाइप के कंट्रोल्स हैं। पहला कौन सा है? ऑपरेशनल कंट्रोल। क्या लिखा है? द थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब मोटिव या उद्देश्य ऑपरेशनल कंट्रोल का किसके ऊपर है? इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शन के ऊपर, एक एस्पेक्ट के ऊपर। कॉस्ट पे है तो कॉस्ट पे कंट्रोल, क्वालिटी का है तो क्वालिटी पे कंट्रोल, स्टॉक पे या इन्वेंट्री पे तो इन्वेंट्री का कंट्रोल। मतलब इंडिविजुअल टास्क पे फोकस कर रहा है एज अगेंस्ट टोटल टास्क। टोटल इसमें नहीं आएगा। ओवरऑल मैनेजमेंट देख रहे हो तो वो सेकंड फेज में आ जाएगा। कौन सा? मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर। तो क्या लिखा है? द थ्रस्ट या एम या उद्देश्य ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल किस पे? इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शन पे है, एज अगेंस्ट मतलब किस पे नहीं है? टोटल या मोर एग्रीगेट मतलब पूरा एक साथ मैनेजमेंट फंक्शन नहीं देख रहे। जैसे स्टॉक कंट्रोल में सिर्फ अपन क्या देख रहे हैं? स्टॉक लिमिट के अंदर अंदर है कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या देख रहे हैं? कि क्वालिटी जो है वो लिमिट के अंदर है कि नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल में हम देख रहे हैं खर्चा जो है वो स्टैंडर्ड के अनुसार हुआ है। और बजटरी कंट्रोल में हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो बजट के अनुसार है। ठीक है, तो यहां पर हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स की बात करें। मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब सारी चीजें कवर करता है। और एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब सब इसमें अंदर आ जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कंट्रोल का बेसिक उद्देश्य क्या है? ओवरऑल एंटरप्राइज के गोल, चाहे शॉर्ट रेंज हो चाहे लॉन्ग रेंज हो, वो अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में, वो है किसका गोल, किसका पर्पस? मैनेजमेंट कंट्रोल का। तो ऑपरेशनल कंट्रोल मैनेजमेंट कंट्रोल में फर्क समझ में आ गया ना। ऑपरेशनल कंट्रोल में हम सिर्फ इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजैक्शंस की बात करें, जबकि मैनेजमेंट कंट्रोल पूरा एग्रीगेटिव है, हम सार पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करें। पर ये दोनों ही अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तीसरा आएगा। कौन सा? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। और फिर उसके टाइप्स अपने को बहुत अच्छे से पढ़ने। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हमेशा दो बातों पे, दो क्वेश्चंस को पूछता है कि जैसी स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी वैसी की वैसी इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई, नंबर वन। नंबर दो, जो रिजल्ट आया स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके, वो वही आया कि नहीं आया जो आपने सेट किया था, जो आपने इंटेंट किया था, मतलब जो आपने सोचा था। तो दो सवाल है, क्या स्ट्रैटेजी वैसी ही इंप्लीमेंट हो रही है जैसी प्लान करी थी? और दूसरा, जो रिजल्ट आया स्ट्रैटेजी से, क्या वो वही है जो इंटेंट, इंटेंट मतलब जो आपने सोचा था, जो आपने पहले प्लान किया था, वैसा ही रिजल्ट आया है कि नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है? टाइप्स। कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर वापस क्या होते हैं? चार टाइप्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला टाइप आ रहा है प्रिमाइस कंट्रोल। प्रिमाइस का दो मतलब होते हैं। एक तो होता है प्रिमाइस का मतलब जगह, हम नहीं बोलते प्रिमाइसेस ऐसा है। और एक प्रिमाइस का मतलब होता है अजम्पशन। ठीक है, अजम्पशन जो चीज अज्यूम करते हो आप। मेरी बात सुनो। एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट, बाहर वाला एक्सटर्नल एनवायरमेंट टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट मतलब उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और उसको आप आसानी से गैस तो कर ही नहीं सकते कि यही होगा पक्का है, नहीं, क्योंकि वो डायनामिक है ना। तो उसके बारे में आपको कुछ अजम्पशंस लेने ही पड़ते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि आने वाले साल में ऐसा होगा, इकोनॉमी ऐसी होगी। एक्चुअल तो कुछ भी हो सकता है, पर आपको अज्यूम करना पड़ेगा। और आप अपनी आज की स्ट्रेटेजी उन्हीं अजम्पशंस के बारे में, उन्हीं अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए लेते हो। और अजम्पशन किसके बारे में ले रहे हो? बाहरी एनवायरमेंट के बारे में, जो बड़ा जटिल सा एनवायरमेंट है, जो टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट मतलब जिसमें बदलाव कभी भी हो सकता है। ऐसे एनवायरमेंट के बारे में आप अजम्पशन लेते हो, और अजम्पशन लेके और स्ट्रैटेजी बनाते हो। अब प्रिमाइस कंट्रोल ये कहता है कि भैया एनवायरनमेंट को लगातार क्या करते रहना? मॉनिटर करते रहना। ये देखते रहना कि जिन प्रिमाइसेस पे, जिन अजम्पशंस पे तुमने तुम्हारी स्ट्रेटेजी बनाई है, वो ठीक है कि नहीं है, वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको देखते रहना पड़ेगा, ये आपको वेरीफाई करते रहना पड़ेगा कि जिन अजम्पशंस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, क्या वो अजम्पशंस वैलिड है, वो अजम्पशंस एक्यूरेट है कि नहीं है। मतलब आपको लगातार एनवायरनमेंट को, बाहरी एनवायरनमेंट को, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को देखते रहना जरूरी है। प्रिमाइस कंट्रोल ये कहता है। कंट्रोल मतलब नजर रखो, मॉनिटर करते रहो। ठीक है, क्यों करना है? मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि स्ट्रैटेजीज जो भी बनती है वो अजम्पशंस के आधार पे बनती है। किसके बारे में अजम्पशंस लेते हो आप लोग? बाहरी एनवायरनमेंट के बारे में। वो बाहरी एनवायरनमेंट बड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो अजम्पशन आपने लिया है वो ठीक लिया है, नहीं तो उसमें फिर चेंजेस करने आपको पड़े। तो पहला कंट्रोल इज प्रिमाइस कंट्रोल। देखो क्या लिखा है। एक स्ट्रैटेजी जो बनती है वो किसके आधार पे बनती है? अजम्पशंस या प्रिमाइसेस के आधार पे। वो किसके बारे में अजम्पशन लिए आपने? कॉम्प्लेक्स और जो टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं,
उस एनवायरनमेंट के बारे में आपने अजम्पशन लिया और उसके बेसिस पे आपने स्ट्रैटेजी बनाई है। तो प्रेमाइज कंट्रोल ये कहता है कि आप सिस्टमैटिकली और कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो, नजर रखो एनवायरनमेंट पे, ये वेरीफाई करने के लिए कि जिस प्रीमाइज पे, जिस अजम्पशन पे आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है वो अजम्पशंस वैलिड है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं। और इसके लिए आपको हमेशा दो टाइप के फैक्टर्स को मॉनिटर करते रहना है। एक एनवायरमेंटल फैक्टर जिसमें आपका सारा इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल आ गया, और एक इंडस्ट्रियल फैक्टर जिसमें सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, ये सारे। ठीक है, फाइन। ये तो है पहला कंट्रोल। दूसरा कंट्रोल है स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस। सर्विलियंस का मतलब होता है निगरानी, जनरल निगरानी। जैसे रात को पुलिस गश्त पे निकलती है, वो सर्विलियंस कर रही है, ठीक है। सर्विलियंस का मतलब ऐसे ही जनरली नजर मार लेना। अब ऐसी जनरली नजर मारने से बहुत सारी चीजें निकल के नहीं आएगी, पर कभी कभी ऐसा होता है जो चीज ऐसे ढूंढ ढूंढ के भी नजर नहीं आई, वो ऐसी एक बार जनरली नजर मारने से नजर आ जाए। तो स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस ये कहता है कि आप जनरली एक बार मॉनिटर जरूर करना, किसको, सारी इंफॉर्मेशन जहां जहां से आ रही है आपके पास, उनके सोर्सेस को। हो सकता है कभी कोई चीज जो आपको पहले नहीं दिखी वो आपके सामने आ जाए, कोई अनएंटिसिपेटेड सी जानकारी आपके सामने आ जाए जिसका इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पे आ रहा हो। भाई कैजुअली चीजें कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा सीरियसली यहां चेकिंग नहीं कर रहा हूं, पर कभी कभी कैजुअली देखने से भी क्या हो जाता है, कोई चीज नजर आ जाती है जो कभी सीरियस देखने से नजर नहीं आई। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कंट्रोल तो नहीं है, बट कभी कभी ये इतना अच्छा बन जाता है कि क्योंकि ये कभी कभी क्या निकाल के देता है, जो चीजें छुपी हुई थी उनको निकाल के बाहर दे। तो सर्विलियंस का मतलब होता है जनरल निगरानी करना। क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व जनरल मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि आप अनकवर कर सको, कवर मतलब जो छुपी हुई थी उसको निकाल सको बाहर, कौन सी ऐसी कोई अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन जिसका बियरिंग, बियरिंग मतलब इंपैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पे, ऐसी कोई जानकारी आपके सामने आ सकती है कैजुअली देखने से, जनरली मॉनिटर करने से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैजुअल एनवायरमेंटल ब्राउजिंग। ब्राउज करना मतलब वही सर्च करना, तो ऐसे ही कैजुअली, ऐसे ही आलस के थ्रू भी आप अगर ब्राउज करोगे तो हो सकता है कुछ निकल के आ जाए। स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है, लिखा भी है लूज फॉर्म ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, बहुत टाइट कंट्रोल नहीं, लूज कंट्रोल है, बट कभी कभी इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये अनकवर कर लेता है कौन सी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन को जो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं सर्विलियंस। ठीक है, तीसरा कंट्रोल, तीसरा तो नाम से भी क्लियर है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। मतलब जब कोई अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन आ जाए, बाढ़ आ गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, ठीक है, किसी ने हमारे ऊपर कोई इंडस्ट्री डूब गई, ठीक है, सरकार की पॉलिसी ऐसी, मतलब जब एकदम से कुछ स्पेशल इवेंट हो, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, तो वहां ये कंट्रोल लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, सो एट टाइम्स जब अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं जो हमने सोचे ही नहीं था ऐसा कभी होगा, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर आता है कि उसको अपनी स्ट्रैटेजी को वापस बदलना पड़ेगा। अब ऐसा कब हो सकता है, एग्जाम्पल देखो, सरकार चेंज हो गई, नेचुरल कैलामिटी आ गई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, किसी ने हमारी कंपनी को अनएक्सपेक्टेडली मर्ज कर लिया, एक्वायर कर लिया, इंडस्ट्री पूरी डिजास्टर में चली गई, या ऐसे कोई भी इवेंट जो है वो ट्रिगर करेंगे, मतलब वो नीड जनरेट करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं यहां पर आपको अब क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार मॉनिटर करना पड़ेगा, इमीडिएटली करना पड़ेगा, और इंटेंस मतलब पूरी डिटेल में करना पड़ेगा, क्योंकि हालात बिल्कुल बदल गए। आपने सोचा था कि ये सरकार है और आपने उसके अकॉर्डिंगली ये प्लान्स बना दिए थे, स्ट्रैटेजी बना दी, सरकार चेंज हो गई, अब आपको मालूम है ये सरकार कभी भी आपको, आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो आपको फिर अपनी स्ट्रैटेजी को इमीडिएटली, अलर्ट, एकदम से स्पेशल अलर्ट आया उस समय एक बार रिव्यू करना, मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लियर। चौथा और आखिरी, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। आप इंप्लीमेंट करते हो स्ट्रैटेजी, ठीक है, अच्छा जब आपने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करी तो उस समय हो सकता है इंप्लीमेंटेशन के बाद कुछ चीजें निकल के आई, भाई हमने नहीं सोचा था ऐसा चीजें होंगी कभी, ठीक है, लेकिन जब स्ट्रैटेजी लागू हुई तो कुछ नए इवेंट्स, कुछ नई घटनाएं फोल्ड अनफोल्ड होनी शुरू हो गई, जो पहले नहीं दिख रही थी अब वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई। तो उस समय भी आपको क्या करना है, उस समय भी उस पर कंट्रोल करना है। इंप्लीमेंटेशन करते समय अगर कोई घटना निकलती है नई जो आपने पहले नहीं एक्सपेक्ट करी थी, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। क्या लिखा है, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल का मतलब है असेस करो, चेक करो
कि क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना है, किसकी वजह से जो नए नए इवेंट्स, नए नए रिजल्ट अनफोल्ड हुए मतलब बाहर निकल के आए। कब? जब आपने इंक्रीमेंटल स्टेप्स या एक्शन, मतलब जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करते जा रहे हो, इंक्रीमेंटली करोगे, धीरे धीरे करोगे इंप्लीमेंट, तो जैसे जैसे इंक्रीमेंटली धीरे धीरे आप स्टेप लेते जा रहे हो, एक्शन लेते जा रहे हो, इंप्लीमेंट करते जा रहे हो, वैसे वैसे कुछ नई घटनाएं, नए रिजल्ट निकल के आते जा रहे हैं। उसके अनुसार आपको अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना है कि नहीं करना है, ये आपको इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में देखना। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल के हमेशा दो बेसिस होते हैं, टू बेसिक बेसिक फॉर्म्स दे रखी है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल की। एक, आपको मॉनिटर करना है स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट को। थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ? जो ऑब्जेक्टिव, जिस दिशा में आप जा रहे थे, उसको एक बार आप मॉनिटर करो कि क्या जो मैंने इंप्लीमेंटेशन किया, तो क्या मेरी स्ट्रैटेजी वैसी ही चल रही थी जैसी मैंने सोची थी, या उसमें बदलाव करना है। भाई आपका अगर स्ट्रैटेजी जो आपने इंप्लीमेंट करी वो उस थ्रस्ट मतलब उस उद्देश्य की तरफ ही जा रही है, तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, और नहीं जा रही है तो बदलाव करो। एक तो ये करना, और दूसरा आपको माइलस्टोन्स को रिव्यू करना है। माइलस्टोन मतलब क्या होता है? अचीवमेंट। अगर मेरा कोई, मैंने माइलस्टोन सेट कर रखा था, माइलस्टोन मतलब जो आपकी अचीवमेंट है कि भाई ये मेरे को करना ही करना था, ठीक है, अगर वो सही चल रहा है कि हाँ सही टाइम पे सही रिसोर्सेस के साथ वो माइलस्टोन अचीव हो रहा है, वो रिजल्ट अचीव हो रहा है, तो ठीक है। नहीं हो रहा है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। लॉजिक सेम है, जब आपने इंप्लीमेंट किया तब आपको देखना है कि समय सही इस्तेमाल हो रहा है, समय पे हो रही चीजें, इवेंट्स सारे हो रहे हैं जो मैंने सोचे थे, सारे रिसोर्सेज प्रॉपर एलोकेट हो रहे हैं, तो ठीक, नहीं तो वापस चेंज करो, ठीक है। तो माइलस्टोन को भी चेक करो कि जो हमने टारगेट सेट किए थे वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ऑल दी की एक्टिविटीज, जो मुख्य एक्टिविटीज है आपकी, जो कि आपने लगाई थी इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी को, उसको आप टुकड़े कर दो, सेग्रीगेट कर दो, किसमें? टाइम, इवेंट्स, मेजर रिसोर्सेज कौन कौन से थे, और फिर देख लो कि ये सारी एक्टिविटीज प्रॉपरली चल रही है तो ठीक, नहीं तो वापस आपको कंप्लीट रीअसेसमेंट करना पड़ेगा किसका? अपनी स्ट्रैटेजी का। अगर माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, टाइम पे नहीं हो पा रहा है काम, इवेंट्स टाइम पे नहीं हो पा रहे, इवेंट्स नहीं हो पा रहे सारे के सारे कंप्लीट, रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं, तो वहां पर आपको रीअसेसमेंट वापस करना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो, वहां इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल लगता है, और वो ये कहता है कि जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, स्टेप्स लगा रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तो उस समय कोई नए इवेंट्स, नई रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर, तो उसके हिसाब से आपको चेंज करनी पड़ेगी अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी। और उसके लिए दो बेसिक फॉर्म बता दिए कि एक तो मॉनिटर करते रहो थ्रस्ट एरियाज को, ठीक है, कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो चल रही है वो वैसी चल रही है कि नहीं चल रही जैसी सोची थी, और क्या एडजस्टमेंट की जरूरत है। और माइलस्टोन्स मतलब टाइम, इवेंट्स, रिसोर्सेज के हिसाब से भी देख लो, और अगर गड़बड़ है तो रीअसेसमेंट आपको करना पड़ेगा सारी चीजों। क्लियर? ठीक है। तो ये क्या पढ़ा अपन ने? कंट्रोल। वापस देख लो, बहुत सिंपल है, एक बार रिव्यू मार लो। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है? चार बातें: मॉनिटर करो, मेजर करो, कंपेयर करो, करेक्शन करो अगर डिविएशन है तो, और मेंटेन करो। उसके लिए चार एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए मॉनिटर मेजर करने का, मैकेनिज्म होना चाहिए कंपेयर करके डिविएशन ढूंढ के और लर्न करने का, और मैकेनिज्म होना चाहिए फीडबैक देने का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल टीम देख के थे, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक, और मेन जो है वो स्ट्रैटेजिक है। स्ट्रैटेजिक के चार मेन प्रीमाइस, जो अजम्पशन लिए वो सही है क्या? स्पेशल अलर्ट, सॉरी, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, जनरल मॉनिटरिंग, स्पेशल अलर्ट, अनएक्सपेक्टेड जब इवेंट हो जाए, और इंप्लीमेंटेशन जब लास्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हो और नए इवेंट आ रहे हो, तो उस समय आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट का। क्लियर? ठीक है, ये लॉजिक कंफर्टेबल? ओके। So starting with the next concept, which is strategic audit. अब ऑडिट का शब्द किस में ऐड हो गया? स्ट्रैटेजी के अंदर। तो मतलब ऑडिट और स्ट्रैटेजी को मिक्स करके अपने को अब समझना है स्ट्रैटेजिक ऑडिट क्या होती है, स्ट्रैटेजी ऑडिट क्या होती है। लॉजिक वही सिंपल है भाई, ऑडिट का मतलब क्या है? आपको ये चेक करना है कि जो स्ट्रैटेजी बनी है वो प्रॉपर बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है, आपको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑडिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है कि जो स्ट्रैटेजी बनाई है आपने, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस था आपका, ठीक है, वो प्रॉपर चला है कि नहीं चला है। मतलब जो अपन ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कंट्रोल वाला, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल वाला, उसी के बेसिस पे ये ऑडिट का मतलब एक तरह से यही हुआ कि हमें ये चेक करना है कि जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो ठीक है ना, फिर जो रिजल्ट आया वो वैसे ही आया जो सोचा था, और नहीं आया तो उसमें सुधार करो, है ना। तो लॉजिक कंट्रोल जैसे रहेगा, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट के नाम से दे दिया, किस नाम से? स्ट्रैटेजिक ऑडिट के नाम से, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक ऑडिट का सबसे पहले हम लोग अगर शुरुआत करें तो मीनिंग वही है। स्ट्रैटेजिक ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन करना है, इवैल्यूएशन करना है,
किसका? उन सारे एरियाज का। कौन से एरियाज का? जो इफेक्ट हो रहे हैं किससे? बाय द ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ भी नहीं है, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन है किनका? उन सारे एरियाज का जो कि आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो भी प्रोसेस अपन ने पढ़ा था, विजन सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, आपका फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना, उन सारे ऑपरेशनल एरियाज जो भी अपन ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर पढ़े थे, उन सारे एरियाज पे सारी आपको इवैल्यूएशन करनी है, सारे आपको एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, ऑडिट का मतलब ही वही है, एक तरह से एग्जामिनेशन करना किनका? उन सारे एरियाज का जो कि इफेक्ट हो रहे हैं किसकी वजह से? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की वजह से। और ये देखना कि वो ढंग से चले कि नहीं चले। तीन काम मेनली करने हैं आपको इसके अंदर, तीन बेसिक काम करने हैं। सबसे पहले तो जो स्ट्रेटेजी बनाई उसके लिए जो आपने बेस लिया, बेस मतलब आधार, आधार मतलब अजम्पशंस, ठीक है, याद करो अपने कंट्रोल में भी पढ़ा था, कौन सा वाला? प्रीमाइस कंट्रोल। तो एग्जामिन करो जो भी बेस लिया है, जो भी आधार लिया है फर्म की स्ट्रेटेजी को बनाने में, उसको एक तो एग्जामिन कर लो। दूसरा कंपेयर कर लो एक्सपेक्टेड जो सोचा था और वास्तविक रिजल्ट जो आया। और फिर तीसरा वही करेक्टिव एक्शन लो, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि जो प्लान बनाया था परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से हो। ठीक है, तो इंश्योर दैट परफॉर्मेंस कंफर्म्स टू दी प्लान। तो परफॉर्मेंस जो करी आपने वो एक्चुअली वैसी ही होनी चाहिए जैसी हमने प्लान करी। तो कुछ भी नहीं है, तीन बेसिक एक्टिविटी ऑडिट के अंदर क्या है? पहली, जो स्ट्रैटेजी बनाई उसका आधार या बेस क्या था। दूसरा, कंपेयर किया एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट को। और तीसरा, करेक्टिव एक्शन आपको लेने। ठीक है, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ स्ट्रैटेजिक ऑडिट का। ठीक है, सेकंड, सेकंड इज नीड फॉर स्ट्रैटेजिक ऑडिट। इन इन परिस्थितियों में, इन इन कंडीशंस में स्ट्रैटेजिक ऑडिट की जरूरत है। स्ट्रैटेजिक ऑडिट का टॉपिक अच्छा है, हाँ, एग्जाम में पूछने जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये वाला टॉपिक भी अच्छा है 5.1। ऊपर भी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताई दिया, उसके तीन एक्टिविटीज ध्यान रखना है एमसीक्यूज के लिए। अब ये देखो, नीड फॉर स्ट्रेटेजिक ऑडिट। नीड मतलब क्यों जरूरत पड़ी ऑडिट करवाने की, किन परिस्थितियों में ऑडिट करानी जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो चार सिचुएशन आपको यहां पर बता रहा है जहां पर आपको ऑडिट करवानी चाहिए स्ट्रैटेजी की। जब, नंबर एक, जब जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर्स जो हमें ये बताते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो जब वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये दर्शा रहे हैं कि स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, या वो आउटकम, वो रिजल्ट वो नहीं दे पा रही है जो हमने उससे सोचा था, तब एक बार आप जांच जरूर कर लेना कि क्या कमियां रह गई है, कुछ गड़बड़ रह गई है क्या, या उसका आधार ही गलत था या कुछ और गलत था, ताकि आप उसमें सुधरवा सको, है ना। तो पहली केस का, जब जो परफॉर्मेंस के मापदंड है वो ये बताते हैं कि स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या स्ट्रैटेजी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जो डिजायर्ड था। जो डिजायर्ड था मतलब जो एक्सपेक्टेड था, जो अनुमानित था कि आउटकम ये देगी, रिजल्ट वो देगी, वो नहीं कर पा रही है, तब आप एक बार ऑडिट करा लें। दूसरा पॉइंट, जब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो आपके अंदर आपने स्ट्रैटेजी में सेट किए थे वो भी अचीव नहीं हो पा रहे, अकम्प्लिश नहीं हो पा रहे। ठीक है, जब तीसरा कोई बड़ा चेंज आ गया किसमें? बाहरी एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक बार फटाफट ऑडिट करा लेना उसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या आएगा। और चौथा, जब टॉप मैनेजमेंट ये चाहता है क्या करना? फाइन ट्यून करना एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को। फाइन ट्यून मतलब एग्जिस्टिंग या मौजूदा जो स्ट्रैटेजीज है उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, फाइन ट्यून करना है मतलब थोड़ा बदलाव करना है और नई स्ट्रैटेजी लानी है। तब भी एक बार ऑडिट करा लो कि पुराने में क्या दिक्कतें आ रही थी, ताकि नए में वो न रहे। और दूसरा साथ में, और ये इंश्योर करना है कि जो स्ट्रैटेजी पास्ट में अच्छी चल रही थी, ठीक है, तो द स्ट्रैटेजी दैट हैज वर्कड इन द पास्ट कंटिन्यूज टू बी इन ट्यून, वो चलती रहे आगे भी, कि इसके हिसाब से द सब्टल इंटरनल, सब्टल मतलब मामूली से, ठीक है, मामूली से जो इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस हुए हैं उनको बस ध्यान में रखते हुए पुरानी स्ट्रैटेजीज भी हमको चलाते रहनी है। नई लानी है वो तो अच्छी बात है, लेकिन पुरानी जो अच्छी चल रही थी, तो स्ट्रैटेजी दैट हैज वर्कड इन द पास्ट, जो अच्छे से चली थी पास्ट में, उसको कंटिन्यू करना है, बस उसको थोड़ा सा ट्यून कर लेना। ट्यून मतलब उसमें हल्का सा चेंज कर देना, किसके हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं उनमें, उसके हिसाब से आपको चेंज कर लेना। ठीक है भाई, जब आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी तब से लेके अब तक में कुछ तो चेंज हुआ होगा, तो उन चेंजेस के अनुसार भी आपको उसको एडजस्ट करना हो, तब आप ये ऑडिट करवा लेना, ताकि ये पता चले कि पुरानी स्ट्रैटेजी कौन सी चलानी है, नई कौन सी लानी है, पुरानी में क्या बदलाव करना है। तो ऑडिट होगी तभी ये सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है, क्लियर। तो चार सिचुएशन, मस्त टॉपिक है, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, क्यों जरूरत है या किन किन कंडीशंस में ये स्ट्रैटेजिक ऑडिट करानी चाहिए।
पहला कंडीशन, जब जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, मतलब जो अपन ने परफॉर्मेंस नापने के लिए रखे हुए कि स्ट्रैटेजी अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या स्ट्रैटेजी वो आउटकम नहीं दे पा रही है जो उससे हमने सोचा था। दूसरा, हमें लगता है कि जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है स्ट्रैटेजी के, वो अकम्प्लिश नहीं हो पा रहे ढंग से। तीसरा, कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। और चौथा, जब मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को थोड़ा फाइन ट्यून करे, नई स्ट्रैटेजीज इंट्रोड्यूस करे, जो स्ट्रैटेजी पुरानी अच्छी चल रही है उसको चलने दे, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दे कि भाई जब से बनी और अभी तक में जो भी चेंजेस हुए उसके हिसाब से उसको भी फाइन ट्यून कर दे, ठीक है। तो ये आपको जरूरत है 4 सिचुएशंस। आया क्लियर? नेक्स्ट आता है रिचर्ड रूमेल्ट का क्राइटेरिया। रिचर्ड रूमेल्ट और ऑथर का नाम, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए कि जब आप ऑडिट करोगे, इन 4 क्राइटेरियाज, इन 4 बेसिस को ध्यान में रखते हुए करोगे। मतलब आपको ये 4 चीजें चेक करनी है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज के अंदर। और वो 4 क्या है, चारों पॉइंट्स याद रखने अपने को, एक एक करके मैं एक एक पॉइंट पे आ रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है और जो भी आपने गोल्स और पॉलिसी सेट कर रखे हैं, वो दोनों कंसिस्टेंट होने चाहिए। जैसे आपकी स्ट्रैटेजी कि आप बहुत पढ़ोगे और अचीव करोगे गोल, ठीक है, और आप लेजी हो, आप उस आपकी पॉलिसी जो है वो ऐसी बनी हुई है कि बाद 2 से 5 ही काम करना है, उससे ज्यादा काम नहीं करना है, 10 से 2 ही काम करना है। तो जब आप पॉलिसी ऐसी बना रहे हो कि कम काम करना है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपने जो स्ट्रैटेजी सोची थी, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे से अचीव कर लोगे? वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी, आपका गोल और आपकी स्ट्रैटेजी दोनों ही क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं सेट हो रही है, मैच नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पहली ऑडिट करनी है, ठीक है। तो पहली ऑडिट, जब आप पहला जो स्ट्रैटेजी की ऑडिट करोगे, किस आधार पे करोगे? ये देखोगे कि जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है और जो गोल्स और पॉलिसी सेट किए गए उनमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं। अब आप मुझसे पूछोगे सर कैसे पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी और गोल में, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में कंसिस्टेंसी है कि नहीं है? 3 चीजों से पता चलेगा, ठीक है। तो 3 गाइडलाइंस इसने आपको दे रखी है, 3 गाइडलाइंस आर देयर, जो आपको मदद करेगी ये डिसाइड करने में कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये किसकी वजह से आ रही है? इनकंसिस्टेंसी की वजह से आ रही है। अब वो 3 चीजें मैं आपको बताता हूं, तो 3 में से कुछ भी दिख जाए तो मतलब यहाँ इनकंसिस्टेंसी है, तो वो सुधरवानी है फिर आपको, ठीक है। पहला, अगर मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आती जा रही है डिस्पाइट, भले ही आपने पर्सनल चेंज कर दिया, भाई व्यक्ति चेंज करने से प्रॉब्लम बदल सकती है, प्रॉब्लम सुधर रही है, तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम थी वो पर्सन बेस्ड थी, तो ठीक है। लेकिन अगर व्यक्ति बदलने से भी वो प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम व्यक्ति की नहीं थी, वो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की है, वो प्रॉब्लम इश्यूज की है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा दिख रहा है आपको कि भाई आपने एक पर्सन को अपॉइंट कर रखा था, चलो उससे ढंग से काम नहीं हो रहा है, आपने किसी और को अपॉइंट कर दिया, फिर भी वहां पे काम नहीं हो रहा है, और फिर आपने किसी और को अपॉइंट कर दिया, फिर भी वहां काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है प्रॉब्लम व्यक्ति की नहीं है, पर्सन की नहीं है, प्रॉब्लम इश्यू की है। इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी और जो पॉलिसी आपने सेट कर रखी, गोल सेट कर रखा है, वो मैच नहीं कर रहा है, तभी वो कोई भी व्यक्ति वहां काम कर रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो पहली दिक्कत क्या है? अगर मैनेजरियल प्रॉब्लम कंटिन्यूसली दिख रही है, डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब भले ही आपने चेंज कर दिया हो इसमें पर्सनल में, इसका मतलब वो प्रॉब्लम्स कौन सी है? इश्यू बेस्ड है, व्यक्ति बेस्ड नहीं। तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो मतलब यहां पर इनकंसिस्टेंसी है, मतलब इनकंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी नहीं। दूसरा, दूसरा भी शानदार पॉइंट, एक डिपार्टमेंट की सक्सेस, मतलब एक डिपार्टमेंट अगर सक्सेस होता है, सक्सेसफुल होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब या इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि दूसरा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फेल हो गया। अगर ऐसे हालात है क्या कि एक डिपार्टमेंट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 डिपार्टमेंट है और अगर 2 डिपार्टमेंट अच्छा कर रहे हैं तो 4 डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपकी सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कंसिस्टेंसी है ही नहीं, ठीक है, सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इसका मतलब, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो अगर एक भी डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, 5 डिपार्टमेंट अच्छा कर रहे हैं, तो बाकी पांचों को भी तो फायदा होगा ही होगा ना उस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर सक्सेस ऑफ वन डिपार्टमेंट मींस फेलियर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, मतलब आपके यहां इनकंसिस्टेंसी है, गड़बड़। और तीसरा, जो पॉलिसीज में प्रॉब्लम आ रही है, जो इश्यूज आ रहे हैं, वो बार बार टॉप मैनेजमेंट के सामने आ रहे हैं सॉल्व होने के लिए, मतलब नीचे लोअर लेवल पे सॉल्व भी नहीं हो पा रहे हैं। हर छोटी बात कहां आ रही है, हर प्रॉब्लम कहां आ रही है, हर इशू कहां आ रहा है, बार बार टॉप मैनेजमेंट के पास आ रहा है रेजोल्यूशन के लिए, बार बार प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, इसका मतलब आपके यहाँ इश्यूज है, ठीक है।
तो तीन चीजों में से अगर आपको कुछ भी दिख गया तो इसका मतलब है यहां पर इनकंसिस्टेंसी है, मैच नहीं कर पा रही है स्ट्रैटेजी और आपके गोल्स और पॉलिसीज। क्या तीन चीजें देखी? मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आ रही है, भले आपने व्यक्ति को चेंज कर दिया है। एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक डिपार्टमेंट के सक्सेस का मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का फेलियर है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो गड़बड़ है। और तीसरा पॉलिसी प्रॉब्लम्स, ये बार बार टॉप मैनेजमेंट के पास आ रही है रिजोल्यूशन के लिए, सॉल्व होने के लिए, तो भी दिक्कत। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ? कंसिस्टेंसी। दूसरा पॉइंट भी लगभग सेम लॉजिक पे है, कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? मैच करना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, मैच करना चाहिए, कॉम्पेटेबल होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सोनेंस का मतलब ये हुआ, जो सेकंड आपको चेक करना है कि जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे दूसरी चीज जो चेक करनी है वो कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब एक ही राग में, कॉन्सोनेंस का मतलब होता है राग, सिमिलर राग होनी चाहिए, सिमिलर अग्रीमेंट होना चाहिए। अब क्या लॉजिक है सुनो, जो भी स्ट्रैटेजीज बनी हुई है, आपको ये देखना है ऑडिटर को, जो ऑडिट करेगा स्ट्रैटेजिक ऑडिट, जो भी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, क्या उनको आपने बाहरी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया था? क्या आपने बाहर जो ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सोसाइटी को देखना होता है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देखना होता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इन सारे ट्रेंड्स को देखने के बाद ही आपने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है या चेंज किया है? क्या आपकी स्ट्रैटेजी उन ट्रेंड्स के अनुसार, उन बाहरी दुनिया के अनुसार, उन बाहरी चेंजेस के अनुसार एडजस्ट करी हुई है? मतलब मैच करनी चाहिए ना भाई। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो उससे आपका इंटरनल भी आपकी स्ट्रैटेजी आपको चेंज करनी है। ठीक है, तो अगर वो चेंज करिए तो मतलब दोनों में कॉन्सोनेंस है, और अगर चेंज नहीं करी मतलब बाहरी एनवायरनमेंट कुछ और चाहता था, अंदर कुछ और ही स्ट्रैटेजी चल रही है, मतलब इनमें मैच नहीं कर रहा है। ऊपर जो कंसिस्टेंसी थी वो थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो पॉलिसी बना रखी थी, गोल्स बना रखे थे, उससे स्ट्रैटेजी मैच करनी चाहिए। इस बार आ रहा है बाहर कि बहुत सारे ट्रेंड्स जो बाहर के दुनिया के हैं उनसे भी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अपडेटेड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मतलब कॉन्सोनेंस नहीं है, इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी पुअर है। ठीक है, तो ऑडिट सेकंड जो करेंगे अपन कॉन्सोनेंस शब्द में, वो क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि क्या जो स्ट्रेटेजिस्ट है, जो स्ट्रैटेजी बना रहा है, ठीक है, व्यू रचनाकार जो है, क्या उसने एग्जामिन किया किसको? जो मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे भी होंगे और इंडिविजुअल भी होंगे, एक एक ट्रेंड को भी देखना है और ग्रुप ऑफ ट्रेंड्स को भी देखना है, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे इफेक्ट करते हैं मार्केट से, है ना। तो आपको ऑडिट करते समय ये देखना है कि क्या स्ट्रैटेजिस्ट ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाते समय उन सारे इंडिविजुअल ट्रेंड्स को और उनके सेट को एग्जामिन किया। नेक्स्ट पॉइंट, अ स्ट्रैटेजी मस्ट रिप्रेजेंट एन एडाप्टिव रिस्पॉन्स। बोल रहा है खुद ही कि स्ट्रैटेजी जो है वो एडाप्टिव होनी चाहिए। एडाप्टिव मतलब अपनाना है आपको किसको? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, और जो क्रिटिकल चेंजेस हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उनको आपको अपनाना है। ठीक है, डिफिकल्टी यहां पर थोड़ी सी आती है। क्या? वन डिफिकल्टी इन मैचिंग अ फर्म्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी इज दैट मोस्ट ट्रेंड्स, आजकल जो भी बाहरी ट्रेंड्स हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग अदर ट्रेंड। मतलब एक ट्रेंड को देख के आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शुरू में भी बोला था पहली लाइन में, सेट ऑफ ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे। एक ट्रेंड क्योंकि दूसरे ट्रेंड से इफेक्ट करता है, दूसरा ट्रेंड तीसरे ट्रेंड से इफेक्ट करता है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, बहुत प्यारा है। डे केयर सुना है ना, आजकल बच्चों के लिए डे केयर होता है, पूरे दिन वहां रहो और फिर शाम को वापस सबमिट करा देते हैं, मतलब पेरेंट्स जो वर्किंग है उनके लिए। तो डे केयर स्कूल जो है वो कैसे है? वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं आया, उसके मल्टीपल फैक्टर्स थे। क्या? एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ा तो लोग शुरू से ही पढ़ाना शुरू कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है, एजुकेशन पेडोलॉजी, पढ़ाने का तरीका बदला। ठीक है, डे केयर्स डेवलप होने लगे, पहले कहां डे केयर्स होते थे। ठीक है, इनकम बढ़ी लोगों की तो लोगों ने डे केयर में डालना शुरू कर दिया। इन्फ्लेशन बढ़ा, इंक्रीज इन वुमेन, मतलब लेडीज का रोल जॉब में बढ़ गया। ठीक है, इसलिए घर पे अब वो नहीं रहती, इसलिए बच्चों का डे केयर स्कूल डेवलप होने लग गया। बाकी अगर लेडीज रहती घर पे या वुमेन्स पहले घर पे रहती थी तो बच्चों को वही संभाल लेती थी। ठीक है, सो डे केयर का फंडा एक ट्रेंड की वजह से नहीं है, मल्टीपल ट्रेंड्स की वजह से है, और वो मल्टीपल ट्रेंड्स देखने जरूरी है। ठीक है, और वो बहुत डिफिकल्टी होती है इंश्योर करना। तो ये मैच करवाना किसको? कंपनी के, फर्म के इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को, ये फॉर्मुलेशन अब कर रहे हो आप स्ट्रैटेजी का, वो बहुत मुश्किल होता है कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर आपकी स्ट्रैटेजी में आ जाए, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड नहीं मल्टीपल ट्रेंड से आपका स्ट्रैटेजी इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इस सेकंड पॉइंट में आपको एक बार रफली जरूर देखना है कि आपकी फर्म की जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है वो उन सारे ट्रेंड्स को, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हुए, अडेप्ट करते हुए बनाई गई है। मुश्किल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये करना, पर आपको ये चेक करना है कि उन्होंने सारे ट्रेंड्स को, इंट्रैक्शन को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई। क्लियर? ठीक है, सेकंड। थर्ड,
थर्ड आता है फीजिबिलिटी। फीजिबल का मतलब क्या होगा? फीजिबल मतलब कि जब आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो ना तो वो ज्यादा खर्चीली हो, ना ऐसी हो कि आपने कुछ किया ही नहीं और आप ही फालतू में बैठे ही रह गए, वहां अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने स्ट्रैटेजी तो बनाई लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, बोले मेरे को अचीव करना है गोल, उसके लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, नहीं। और ना ही ऐसा करना कि आप रिसोर्सेज इस्तेमाल ही बहुत कम कर रहे हो। ठीक है, तो उससे उल्टा और आप प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हो एक तरह से आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, जो सॉल्व ही नहीं हो पाएगी अगर ऐसे प्रॉब्लम अभी आप अभी धीरे धीरे चल रहे हो, या अभी आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे हो जो नॉर्मल बिल्कुल मैच नहीं कर रही है किससे, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज जो आपने गोल सेट किया है, तो आप उल्टा और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। इसलिए जो मेन टेस्ट होता है स्ट्रैटेजी के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट बाकी चारों में से जो एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, द फाइनल ब्रॉड टेस्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज इट्स फीजिबिलिटी। कि क्या जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है वो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या उसको ध्यान में रखते हुए और उसका यूटिलाइजेशन करते हुए बनाई है। ना तो ओवर टैक्स करना, ओवर टैक्स मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है, और ना ही ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेनी है सॉल्व जो सॉल्व ही ना हो सके, अनसॉल्वेबल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट भी मत कर देना। ठीक है, मतलब आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाओगे वो क्या होनी चाहिए? फीजिबल होनी चाहिए। फीजिबल का मतलब है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए ये स्ट्रैटेजी लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रॉड टेस्ट जो आएगा वो है फीजिबिलिटी। और लास्ट पॉइंट इज, जो ऑडिटर चेक करेगा कि भाई स्ट्रैटेजी ऐसी भी होनी चाहिए ना जो कुछ तो क्या दे, एडवांटेज दे, कुछ तो कॉम्पिटिटिव फायदा दे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट, a strategy must provide for the creation and maintenance of competitive एडवांटेज क्रिएट करे। भाई कुछ एरियाज में तो करे, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी तो बनाओ। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे आ सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत शानदार है, या आपके स्किल्स बहुत शानदार है, या आपकी मार्केट में पोजीशन बहुत शानदार है। ठीक है, फाइन। रिसोर्सेज को बरकरार रखो अगर बरकरार रखना है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, स्किल्स आप डेवलप करते रहो, और पोजीशन का मतलब क्या हुआ? आप मार्केट में अच्छी पोजीशन में, मार्केट शेयर अच्छा है आपका, तो उसको अगर आपको लंबे समय तक चलाना है, ठीक है, उसको आपको लंबे समय तक रखना है, तो आपको सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। इसलिए नीचे लिखा हुआ है पोजिशनल एडवांटेज तो है वो सस्टेन हो जाएगा, अपने आप सस्टेन हो जाएगा। ठीक है, जब तक जो इंटरनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके आधार पर आपको पोजिशनल एडवांटेज मिला हुआ है, जब तक वो स्टेबल है आपकी पोजीशन भी स्टेबल रहेगी। ठीक है भाई, जिस आधार पर मुझे क्या मिला हुआ है? पोजिशनल एडवांटेज मिला हुआ है, मेरी पहचान मिली हुई है मुझे मार्केट के अंदर, अगर वो फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स के आधार पे, जिन इंटरनेशनल फैक्टर्स के आधार पे मिली हुई, वो अगर स्टेबल रहते हैं तो मेरी पोजीशन भी स्टेबल रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो चेंज हो जाते हैं तो पोजीशन भी चेंज हो सकती है। क्लियर? ठीक है, फाइन, समझ में आया? तो चार क्या थे क्राइटेरियाज? रिचर्ड रूमेल्ट ने चार क्राइटेरियाज दिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या क्राइटेरिया है? कंसिस्टेंसी, उसके लिए तीन गाइडलाइंस दे दी थी। कॉन्सोनेंस, इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस जो हो रहे हैं उसके अनुसार अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है। तीसरा फिजिबिलिटी, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसके अंदर अंदर रहते हुए स्ट्रैटेजी आपको लागू करनी है। और एडवांटेज के कुछ तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, चाहे रिसोर्स में, चाहे स्किल में, चाहे पोजीशन। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको ऑडिट करनी है। कोई अगर लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो आप मैनेजमेंट को बता दें चारों में से कौन से पॉइंट फुलफिल नहीं हो रहे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी का, स्ट्रैटेजिक ऑडिट बोलते हैं या स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन भी बोलते हैं उसको। इवैल्यूएट कर रहे हो मतलब ऑडिट कर रहे हो, है ना? क्यों स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन आज की तारीख में करना बहुत मुश्किल हो गया? देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, स्ट्रैटेजिक ऑडिट क्या होती है और उसमें तीन एक्टिविटीज क्या होती है, फिर पढ़ा क्यों जरूरत है उसकी करने की, ठीक है, फिर पढ़ा क्राइटेरिया, और अब पढ़ रहे हैं कि क्या आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो गया स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन करना, और ऐसा क्यों हुआ है। तो उसका रीजन बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया ऑडिट करना, इवैल्यूएशन करना आजकल। पहला, एक तो एनवायरनमेंट इतना जटिल है, ठीक है, कि वो कभी भी चेंज हो जाता है। अभी आपने ऑडिट करी, कल फिर चेंज हो गया वो, ठीक है, तो आपने किसी और बेसिस पे ऑडिट करी थी, अब वो बेसिस ही चेंज हो गया। तो एक तो ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मतलब एकदम से, ड्रामा में नहीं होता एकदम से कुछ आ जाता है, तो ड्रामेटिक इंक्रीज हो रहा है, एनवायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। दूसरा, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। भाई आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि जो अजम्पशन लिए है वो सही है कि गलत है? बहुत मुश्किल हो गया फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना एक्यूरेसी के साथ। तीसरा, एनवायरनमेंट के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बढ़ गए।
भाई पहले 4 वेरिएबल होते थे, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, अब तो ग्लोबल, ये वो इतना छोटी छोटी चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है कि हम सबको असेस नहीं कर सकते। फिर कितना ही अच्छा प्लान बना लो, ऑब्सोलेसेंस की रेट, उन प्लान्स के पुराने होने की रेट, खराब होने की रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस भी देख लो इसमें। फिर डोमेस्टिक और वर्ल्ड इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, कोविड 19 आ गया, अब किसको मालूम था, ठीक है, तो इससे बिजनेस डूब गया एक तरह से, है ना। और फिर आपका टाइम स्पैन, भाई पहले आप प्लान बनाते थे 10 साल के लिए, फिर उसमें आया 5 साल का प्लान, 5 ईयर प्लान, फिर आया 5 साल भी बहुत ज्यादा होता है, फिर 3 ईयर प्लान आया, फिर 1 ईयर प्लान आया। आजकल तो 10 दिन बाद का प्लान भी बहुत मुश्किल से बनता है, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो डिक्रीजिंग टाइम स्पैन, समय अवधि भी कम हो गई है, फॉर विच प्लानिंग कैन बी डन विथ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। श्योरिटी के साथ तो आप 10 दिन की क्या 5 दिन की भी प्लानिंग नहीं कर सकते, कल की प्लानिंग भी नहीं कर सकते आज के हालात में, तो ठीक है, श्योरिटी के साथ तो, सर्टेनिटी के साथ तो ये बहुत दिक्कत होने लग गई है। और इसीलिए ऑडिट करना, ऑडिटर कैसे ऑडिट करे, भाई कल को उसने किसी बेसिस पे ऑडिट करी, कल और वो एनवायरमेंट में बढ़ गई कॉम्प्लेक्सिटी, उसने सोचा था ये होगा फ्यूचर में, कुछ और हो गया, प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया वो, ठीक है। उसने 4 वेरिएबल्स देखे, 10 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। उसने सोचा ये प्लान ठीक चल जाएगा, वो फटाफट खत्म हो गया, पुराना हो गया, ठीक है। उसने सोचा ऐसा कुछ होगा नहीं, कोई बीमारी आएगी नहीं, अब फिर आ गई वापस, ठीक है। तो ये इसके लिए, इससे, इन सारे फैक्टर से, बस क्वेश्चन है भी, इन सारे फैक्टर से ऑडिटर के लिए क्या करना मुश्किल हो गया है, इवैल्यूएशन करना मुश्किल हो गया। तो दीज आर द रीजंस कि क्यों स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन बहुत डिफिकल्ट हो गया आज की तारीख में। समझ में आया, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो, नाम से भी क्लियर है, हमें हमारे बिजनेस के प्रोसेस को क्या करना है, री इंजीनियर करना है। री इंजीनियर, इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ कि जो ढांचा आपके पास है उसको, पुराने वाले को तो हटाओ और वापस पूरा का पूरा नया बनाओ, मतलब फुल रिस्ट्रक्चरिंग बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, पूरा चेंज करना है। छोटा मोटा चेंज इसमें नहीं आएगा, छोटे मोटे चेंज को तो इंप्रूवमेंट वर्ड से भी बोल सकते हैं। री इंजीनियर करने का मतलब है कि आपने अपने पुराने वाले बिजनेस प्रोसेस को हटाना है, ठीक है, मेजरली हटाना है, और उसमें कुछ नया री इंजीनियर करना है, रीडिजाइन करना है। जैसे मेरा मकान है, तो उसको मुझे पुराने वाले को तोड़ के और नया वाला पूरा बनाना है, उसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग, ठीक है। तो री इंजीनियरिंग जो है वर्ड, बहुत काम का वर्ड भी है, बहुत अच्छा टॉपिक भी है, ध्यान से सुनो। री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, देखो, री इंजीनियरिंग का मतलब है, हमें सबसे पहले डेफिनेशन बता रहा हूं, फंडामेंटली रीथिंक करना। फंडामेंटल का मतलब होता है जड़ से, बेसिक से मुझे रीथिंक करना है कि मुझे क्या चेंज करना है। और फिर रेडिकल रीडिजाइन, रेडिकल मतलब सब्सटेंशियल, अच्छा खासा पोर्शन क्या करना है मुझे, रीडिजाइन करवाना है। ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत रीडिजाइन, कम से कम 70 80 90% चेंज होना ही चाहिए, तो ही री इंजीनियरिंग हो रही है, ठीक है। हल्का फुल्का सेम है तो चलेगा, बाकी मोटा मोटा चेंज होना ही चाहिए। तो फंडामेंटल से, नींव से वापस रीथिंक करो, और फिर अच्छा खासा पोर्शन रीडिजाइन करो, किसका, बिजनेस के प्रोसेस का। क्यों करूं ऐसा मैं, ऐसा इसलिए करने के लिए कहा है ताकि आपको एक ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मतलब सडन, एकदम से इंप्रूवमेंट नजर आए। भाई जब आप पुराने में चल रहे थे तब कुछ गड़बड़ चल रही थी, तो हमने पूरा रीडिजाइन किया, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट मिलेगा। किसमें इंप्रूवमेंट होगा, जो भी क्रिटिकल, महत्वपूर्ण, कंटेम्प्रेरी मतलब आज की तारीख पे जो आपकी परफॉर्मेंस नापने के लिए जो मेजर्स है, मापदंड है, उनमें आपको सुधार दिखेगा। चाहे वो कॉस्टिंग देख लो, कॉस्ट कम हो जाएगी, चाहे आप क्वालिटी देख लो, क्वालिटी बढ़ेगी रीडिजाइनिंग से, सर्विस बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, देखो यहाँ पर कैसे याद करोगे, चार्ट में भी कर सकते हो। पीपीआर मतलब फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, किसकी करी, प्रोसेस की, ठीक है, प्रोसेस की, ताकि हम क्या पा सकें, एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट पा सकें। किस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट पा सको, जो क्रिटिकल और कंटेम्प्रेरी, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण, कंटेम्प्रेरी मतलब आज के हालात के हिसाब से, जो क्रिटिकल और कंटेम्प्रेरी मेजर्स ऑफ क्या है, परफॉर्मेंस है, उनमें आप इंप्रूवमेंट पा सको। जैसे कौन कौन से मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस हो सकते हैं, कॉस्ट हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, सर्विस हो सकती है, और स्पीड हो सकती है, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, पीपीआर मतलब फंडामेंटल को क्या किया, रीथिंक,
और फिर रेडिकली सब्सटैंशियली रीडिजाइन किया किसको, प्रोसेस को, बिजनेस के प्रोसेस को। क्यों? ताकि आप एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ला सको कि इसमें क्रिटिकल जो मेन और कंटेम्प्रेरी जो मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस है उनमें, जैसे कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड। वैसे टॉपिक एआईएस में भी है आपके, पर ठीक है, मेरे हिसाब से एसएम में भी इसको पूरी डिटेल में अपने को पढ़ना ही है, तो अपन डेफिनेशन भी बाकी सेम डेफिनेशन आपको एआईएस में भी मिलेगी। ठीक है, बीपीआर क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बीपीआर में ना इसी डेफिनेशन को पहले समझा रहा हूं आपको, फिर मैं बाकी टॉपिक्स बात में लूंगा। एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर, सबसे पहले आपने देखा क्या था इसमें, फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइनिंग। ठीक है, तो पहले दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, री इंजीनियरिंग बिगिंस विद फंडामेंटल रीथिंकिंग, री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स रेडिकल रीडिजाइन। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट ला सके किसमें, हमारी परफॉर्मेंस में, जो हमारी परफॉर्मेंस नापने के जो मेजर्स है उनमें। ठीक है, कौन से, कॉस्ट में, क्वालिटी में, सर्विस में, स्पीड में। ठीक है, और ये सारे मेजर्स जो है वो क्रिटिकल भी है, महत्वपूर्ण भी, और करंट, और हमेशा ही चलते हैं, करंट भी है, करंट मतलब आज के हालात के हिसाब से भी है। ठीक है, तो तीन एलिमेंट्स में आपको वापस समझा रहा हूं, तो डेफिनेशन भी वापस याद हो जाएगी। पहला, री इंजीनियरिंग कहां से शुरू होती है, फंडामेंटल रीथिंकिंग से, मतलब नींव से, जड़ से आपको सोचना है कि अभी जो हम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मौजूदा स्ट्रक्चर में, वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब आपको हर चीज जाननी है, अभी क्यों कर रहे हो आप ऐसा। ठीक है, कि अभी आप क्यों कर रहे हो जो आप कर रहे हो, और जो तरीका आप अपना रहे हो अभी करने का वो क्यों अपना रहे हो। ठीक है, ताकि जब हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा अभी जो हम कर रहे हो उसमें ये कमियां हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हो उसमें ये कमियां, तो नया वाला जब बनाओगे उसमें वो कमियां नहीं रहोगी। ठीक है, सो फंडामेंटल रीथिंकिंग मतलब दे ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के जवाब आपको लेने। वाई डू वी डू वट वी डू, मतलब जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, एंड वाई डू वी डू द वे वी डू, और जिस तरीके से कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और ये स्कूबी डू वी डू नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, वाई डू वी डू वट वी डू एंड वाई डू वी डू द वे वी डू का मतलब सिंपल ये हुआ कि जो हमारे पास अभी है, जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जिस तरीके से कर रहे हैं वो किस क्यों कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि कहीं कमियां तो नहीं है। तो इसलिए री इंजीनियरिंग में मैंने क्या बोला आपको, कोई आपको अजम्पशन नहीं लेना है, पहले से कुछ भी सोच के नहीं जाना है, आप तो शुरुआत से जड़ से देखो है क्या। ठीक है, तो साफ लिखा है, री इंजीनियरिंग डज नॉट बिगिन विथ एनीथिंग गिवन और विथ एनी अजम्पशन, पहले से कुछ भी प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। प्री कंसीव मतलब सोच के नहीं जाना है। ठीक है, आपकी थिंकिंग टोटली फ्री ऑफ माइंड होनी चाहिए, फ्री स्टेट ऑफ माइंड से जाओगे कि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है इसके बारे में, मैं जा रहा हूं, फिर मेरे को वहां से एक एक करके मैंने हर चीज देखी। ठीक है, और मैं आ गया। नहीं तो क्या होता है, पहले से आपके दिमाग में कोई नोशन बना हुआ है, कोई चीज पहले से दिमाग में, तो वो चीज फिर आप वहां जाके देखोगे ही नहीं, और आप वही मान लोगे कि जो आपने सोचा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप री इंजीनियरिंग करो, ठीक है, तो आपको फंडामेंटल से ही वापस बात करनी है। जैसे आपने किसी आर्किटेक्ट को बुलाया घर तोड़ के नया बनाने के लिए, अब वो पुराना घर देख लिया उसने, ठीक है, कि ये रूम ऐसा, ये रूम ऐसा है, तो उसके दिमाग में एक नोशन सेट हो जाएगा, आपको ऐसा पसंद है। अब वो जो नया बनाएगा ना उसमें भी वो पुराना पुराना डाल देगा कहीं पे। अब आपने उस आर्किटेक्ट को बुलाया कब, जब बिल्डिंग पूरी गिरा दी आपने पुरानी। ठीक है, अब बोला अब यहाँ बनाना है अपने को ऐसा कुछ, तो वो लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, कि आपकी जब आप थिंकिंग कर रहे हो, अपन वो आर्किटेक्ट का एग्जांपल तो नहीं ले सकता, अपने को तो बिजनेस प्रोसेस का लेना है, जैसे परचेज का प्रोसेस हो गया, सेल्स का प्रोसेस होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस जो आप चैप्टर 1 ऑफ ईआईएस में पढ़ोगे। ठीक है, या पढ़ा होगा। तो जो प्रोसेस होता है, बिजनेस प्रोसेस, परचेज का प्रोसेस हो गया, सेल्स का प्रोसेस हो गया, एचआर प्रोसेस होता है, फाइनेंस प्रोसेस आपने एफएम में भी देखा होगा। ठीक है, कि पहले पहला पैसा कहां से लाएं, उसके लिए प्लानिंग होती है, फिर पैसा का सोर्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर डिविडेंड, ऐसा डिसीजंस होते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें बदलाव करने, तो इसलिए पहले तो हमें ये देखना है कि पुराना प्रोसेस कैसा चल रहा था, वो क्यों कर रहे थे, और शुरू से जड़ से देखना बिना किसी अजम्पशन के, बिल्कुल फ्री स्टेट ऑफ माइंड से। ठीक है, वो करने के बाद अब आपको जब चेंज करना है तो रेडिकल रीडिजाइनिंग करनी है। रेडिकल रीडिजाइन का मतलब क्या हुआ, पूरा चेंज करना है। छोटा मोटा लिखा है ना, नॉट जस्ट इंप्रूवमेंट, खाली छोटा इंप्रूवमेंट या एनहेंसमेंट या मॉडिफिकेशन नहीं करना है, पूरा चेंज करना है। मतलब उस वर्ड को क्या बोलते हैं, री इन्वेंशन, मतलब पुनर्निर्माण करना है, वो जो आविष्कार हुआ है उसको पुनराविष्कारित करना है। तो रेडिकल रीडिजाइन में क्या होगा, आपको प्रॉब्लम की जड़ पकड़नी है। ठीक है, कि पुराने में जब हमने रीथिंक किया तो हमें दिखा कि पुराने में प्रॉब्लम में ये जड़ है। ठीक है, उसकी ये जड़ मुझे हटानी है, और खाली ऊपरा ऊपरी चेंजेस नहीं करने, मतलब आपको डीप में जाना है, हर चीज को चेंज करना है। तो रेडिकल रीडिजाइन मीन्स
गोइंग टू दी रूट ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाऊंगा और सिर्फ ऊपरा ऊपरी सुपरफिशियल चेंजेस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मतलब बिजनेस री इन्वेंट करना है, ना सिर्फ मॉडिफाई, ना सिर्फ एनहांस, ना सिर्फ इम्प्रूव। ठीक है। तीसरा, इस री इंजीनियरिंग से आपका उद्देश्य क्या है कि आप ड्रामेटिक मतलब अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ला सको किसमें, आपकी परफॉर्मेंस में। तो जब री इंजीनियरिंग हुई तो पुराना प्रोसेस क्या हो गया, रिप्लेस हो गया नए से, उससे आपको ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है। अब उसके लिए इसने आपको बोला है कि कौन से, ये तो हो गया 3 पॉइंट एलिमेंट्स। फिर एक नेक्स्ट पैराग्राफ, ये एक तरह से नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया कि 3 बिजनेस प्रोसेस, जेनरिक मतलब जनरली, ये जेनरिक मतलब सालों से ये 3 प्रोसेस हैं, अगर आप इनमें रीडिजाइन कर लोगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। ठीक है। उसको 3 टुकड़ों में बांट रखा है कि जनरली इन 3 जगहों पे क्या होती है, रीडिजाइनिंग होती है। कौन सा? सबसे पहला वो प्रोसेस जो रिलेटेड है किससे, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट को डेवलप और डिलीवर करने के प्रोसेस में इंप्रूवमेंट ले आओ तो मजा आ जाए। अब प्रोडक्ट को डेवलप और डिलीवर करने में क्या स्टेजेस होती है, एग्जांपल दे दिए। रिसर्च करते हैं सबसे पहले, डेवलप करने के लिए क्या करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो रिसर्च करी, फिर डिजाइन बनाई उसकी प्रोडक्ट की, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया, रॉ मटेरियल मंगाया, ठीक है, वापस बनाने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस में बदलाव ले आओ। एक तो ये होता है। दूसरा होता है वो प्रोसेस जिसपे हम कस्टमर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन, मतलब मार्केटिंग हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया, ऑर्डर लिया, ऑर्डर फुलफिल किया, कस्टमर को सर्विस दी, उस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट ले आओ तो भी बहुत कस्टमर सेटिस्फाइड होता है और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलता है। और तीसरा प्रोसेस कौन सा है, तीसरा प्रोसेस मैनेजरियल एक्टिविटीज का, स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान करना, बजट सेट करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना, रिपोर्टिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ये तीसरा। मतलब ये 3 जेनरिक, जेनरिक मतलब कि जनरली ये 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिसमें आपको रीडिजाइनिंग करनी चाहिए। एक डेवलपमेंट और डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोसेस, एक कस्टमर के साथ इंटरेक्शन इंटरफेस का प्रोसेस, और एक मैनेजरियल एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रोसेस। ठीक है। आई बात समझ में मेरी? ठीक है। तो पॉइंट्स जो है री इंजीनियरिंग के अंदर वो 3 थे कि री इंजीनियरिंग में फंडामेंटल रीथिंकिंग होती है, री इंजीनियरिंग में रेडिकल रीडिजाइनिंग होती है, री इंजीनियरिंग में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होता है। और फिर इंप्रूवमेंट किस में करना है, इन 3 प्रोसेसेस में आपको करना होता है। जनरली ये 3 प्रोसेस, और भी हो सकता है पर जनरली ये 3 प्रोसेस, इसलिए जेनरिक बोला उसको। ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गया आपको? पी आर मतलब फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, किसकी, बिजनेस के प्रोसेस की। क्यों? ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट लाने के लिए। किसमें? जो क्रिटिकल और कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस के मेजर्स हैं उनमें, जैसे कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड। क्लियर है? ठीक है। आया समझ में? ओके। नेक्स्ट 6.1 थोड़ा अजीब है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, कुछ इश्यूज बता रहा है। इसका एक क्वेश्चन और आएगा, वो बहुत अच्छा है, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है। आगे, इश्यूज विच अराउज द नीड फॉर बीपीआर। बीपीआर की जरूरत क्यों पड़ी? भाई हमारा जो प्रोसेस चला आ रहा है उसको चलने देते हैं, इस बीपीआर की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ रीजंस बता रहा हूं मैं आपको, अपन 5 रीजंस याद कर लेंगे इसमें से मैक्सिमम। ठीक है। पहले मैं 5 याद कर रहा हूं जो अपने को इजीली याद करने। ठीक है। पहला रीजन, इस पर्टिकुलर बीपीआर की जरूरत क्यों पड़ी? पहले क्या करते थे हम लोग, हम बिजनेस प्रोसेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। ठीक है। हम बिजनेस प्रोसेस को बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, परचेज का प्रोसेस, सेल्स का, हमें लगता था ठीक है प्रोसेस में क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए बीपीआर आया, बोला बिजनेस के प्रोसेस को भी ध्यान दो, उसको चेंज करो और उस पर फोकस करना शुरू करो। ठीक है। तो पहला, प्रोसेस नीड्स टू बी मैनेज्ड, पूरे प्रोसेस को मैनेज करना है, ना सिर्फ उसके कंपोनेंट्स को। ठीक है। एक कंपोनेंट मैनेज करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कि आपने कस्टमर को मार्केटिंग बहुत अच्छी कर दी, नहीं, मार्केटिंग भी अच्छी करनी है, एडवर्टीजमेंट भी उसके ऑर्डर के साथ भी, और सर्विस, पूरा प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए जो अपने पीछे देखा। ठीक है। तो प्रोसेस को मैनेज करना है, ना सिर्फ उसके कंपोनेंट को या कंपोनेंट्स को। सेकंड, हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर फोकस्ड हो जाए, और वो किसके हिसाब से हो जाए, प्रोसेस ओरिएंटेशन पे ज्यादा ध्यान दे। ठीक है। मतलब प्रोसीजरल पार्ट पे ज्यादा ध्यान दे, एक एक फंक्शन पे प्रॉपर ध्यान दे। तो कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी रीअलाइन, उसको रीअलाइन करना है, मतलब वापस चेंज करना है उसका अलाइनमेंट, उसका मैचिंग चेंज करना है आपको, किसके हिसाब से, प्रोसेसेस के हिसाब से। हो सकता है पहले आपने किसी और तरीके से कर रखा हो, लेकिन आपको अब उसको प्रोसेस ओरिएंटेशन के हिसाब से बात करनी। ठीक है। फाइन। एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेशन। ठीक है। एक होता है जनरल, हम जो कंपोनेंट्स के बेसिस पे या जनरल किसी पॉइंट के बेसिस पे कर रहे हैं, तो यहां ये कह रहा है आपको प्रोसेस के आधार पे करना चाहिए हर चीज। ठीक है। ताकि आप प्रॉपर फोकस कर पाओगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर।
फिर तीसरा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पहले होता ही नहीं था, लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, री इंजीनियरिंग कह रहा है भैया लगातार इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस पहले नहीं चाहिए होती थी, लेकिन आज के हालात के हिसाब से तो अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में रहना है तो आपको हमेशा लगातार अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करना है किसमें, अपनी परफॉर्मेंस में, ठीक है। ये एक प्री रिक्विजिट है, प्री कंडीशन है, प्री शर्त है क्या करने के लिए, कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। और वो री इंजीनियरिंग से होगा, ठीक है। फिर हाउ टू कॉम्पीट, कैसे लड़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहने के लिए, बनस्पत कहां लड़ना है। भाई कैसे लड़ना, जिसको आ गया वो कहीं पे भी लड़ सकता है, ठीक है। तो कैसे लड़ना है, और कैसे लड़ने के लिए क्या बताया आपको, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट करते रहना है और वो री इंजीनियरिंग से हो जाए। तो 5 जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक पॉइंट और ये देख लो भली, ये वाला, आपको पूरी नई चीज चाहिए, पूरी नया तरीका चाहिए रीडिजाइनिंग का, और आप चाहते हो कि पुराना कॉन्सेप्ट, पुराने अजम्पशन, पुराने पर्पस, पुराने प्रिंसिपल्स को क्या कर दिया जाए, एबेंडन, एबेंडन मतलब सस्पेंड कर दिया जाए टेम्परली, ताकि आप नया क्या कर सको, नई डिजाइनिंग कर सको, और वो बीपीआर के थ्रू हो सकती है। तो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बता दिए जो इजीली आप लोग याद कर सकते हो। सबसे पहला, ठीक है, क्यों बीपीआर की जरूरत पड़ी, किन इश्यूज की वजह से। पहले हम सिर्फ कंपोनेंट्स को मैनेज करते थे, पूरे प्रोसेस को मैनेज नहीं करते थे, इसलिए बीपीआर की जरूरत पड़ी। पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो अगेन मैंने क्या बोला, प्रोसेस ओरिएंटेशन पे ध्यान नहीं देती थी, इसलिए जरूरत पड़ी। फिर हम चाहते हैं कि पूरा नया वे ऑफ आ जाए रीडिजाइनिंग, तो उसके लिए पुराने कॉन्सेप्ट को हमें सस्पेंड करना था, वो री इंजीनियरिंग में हो पाएगा, ठीक है। पांचवा, आप चौथा, आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पहले नहीं होता था, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट पहले नहीं करते थे, और कैसे कॉम्पीट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कहां कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो उसके बेसिस वो एक इशू था, अब बोला कैसे कॉम्पीट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो री इंजीनियरिंग से आप लोग देख, ओके फाइन। तो 6 पॉइंट है जो मैंने आपको याद करा दिए इश्यूज में। तो एलिमेंट्स हो गया, इश्यूज हो गया, डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो इसका ये वाला 6.3 वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, स्टेप्स इन बीपीआर, कि आपको बिजनेस प्रोसेस क्या करनी है, री इंजीनियरिंग करनी है, और उसके लिए आपको इसने क्या दिए, स्टेप्स। स्टेप्स आर वेरी इजी, ठीक है। सुनो, मेरे को री इंजीनियरिंग करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, फ्रेमवर्क क्या है मेरा, मतलब मेरे को किस उद्देश्य के लिए बीपीआर लगाना है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये डिसाइड करना होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। भाई मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को किस उद्देश्य के लिए री इंजीनियरिंग करनी, तो मैं कैसे रिडिजाइन करूंगा, ठीक है, मैं अपना प्रोसेस कैसे बदलूंगा। तो मेरे उद्देश्य मेरे लिए क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, ये एंड रिजल्ट है जो मुझे पाना है, और इसके लिए फिर मुझे डायरेक्शन देने हैं, इसके लिए मुझे इस हिसाब से री इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिसाइड होगा। सेकंड, जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर बोले तो यूजर्स हैं, जो ये बिजनेस प्रोसेस को यूज करेंगे, चलाएंगे, रन करेंगे, उनकी भी नीड्स जान लो कि तुम्हें कैसा चाहिए। जैसे मैंने आपको आर्किटेक्ट का एग्जांपल बताया कि मेरे को नया घर बनवाना है पुराने को तोड़ के, तो पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मेरा नए घर का ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाना है, उसका डिजाइन क्या होगा, फ्रेमवर्क क्या होगा। फिर मैंने घर वालों से पूछा भाई तुम्हारी नीड्स भी बता दो, ताकि ये नया घर बने तो तुम बाद में ना बोलो हमसे नहीं पूछा, हमारी नीड्स तो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उनसे पूछ लिया। फिर उस आर्किटेक्ट को बोला देख स्टडी कर एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, कि देख पुराने घर में सब दिक्कतें थी, हमको ये नहीं चाहिए। फिर उसने एक रीडिजाइन प्लान बनाया, उस रीडिजाइन प्लान को इंप्लीमेंट किया, ठीक है, खत्म हो गया हमारी 5 स्टेप्स, ठीक है। पहला, सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, ऑब्जेक्टिव और ढांचा या फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड रिजल्ट जो आप डिजायर करते हो, चाहते हो कि इस रीडिजाइनिंग प्रोसेस से आपको अचीव करना है। So objectives are the end results of the redesign process which the management and organization attempts to realize. ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो क्या क्लियर होगा, फोकस क्लियर होगा कि हमें किस दिशा में जाना है, डायरेक्शन क्लियर होगा, और मोटिवेशन भी मिलेगा कि हमें इस तरह से रीडिजाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। सेकंड, अपने कस्टमर्स अपने यूजर्स से बात करो, उनकी प्रोफाइल, उनको क्या चाहिए, वो किस तरीके से उस रिसोर्स को, उस प्रोडक्ट को जो हम बना रहे हैं, जो हम बिजनेस प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं, उसको किस तरह से एक्वायर करते हैं, यूज करते हैं और डिस्पोज करते हैं, फेंकते हैं, उसको पता करो, ताकि आप उनकी नीड्स के अनुसार, उनके तरीकों के अनुसार अपना रीडिजाइनिंग कर सको, ताकि वैल्यू एडिशन मिल सके किसको, कस्टमर्स को। थर्ड, स्टडी करो किसको, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, कि अभी क्या चल रहा है और अभी क्यों चल रहा है, ठीक है। तो तब इस स्टडी करने से ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, द पर्पस इज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट एंड व्हाई ऑफ द टारगेटेड प्रोसेस, मतलब जिस टारगेट को अपने को चेंज करना है, जिस प्रोसेस को अपने को बदलना है, उसका व्हाट क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए।
अब आप एक रीडिजाइन प्लान फॉर्मुलेट करो, वो असली क्रक्स है, मतलब इस री इंजीनियरिंग एफर्ट का सबसे मेन स्टेप वो ये रीडिजाइनिंग प्लान बनाना, ठीक है। और जो भी रीडिजाइनिंग प्लान बनाओ, मैंने क्या बताया था, कस्टमर फोकस होना चाहिए। और लास्ट में उस रीडिजाइन प्रोसेस को आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, उस रीडिजाइन प्रोसेस को आपको लागू करना है। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रीडिजाइन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ जो भी नॉलेज आपने इन पिछले स्टेप्स में गेन करी है, जो भी जानकारी आपने इतने पिछले स्टेप्स में गेन करी है, उन सबको आपको लागू करना है। और ये लागू करने की जिम्मेदारी, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, जो डिजाइनर है और जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों की। जिसने डिजाइन किया प्लान उसकी भी, वो भी हेल्प करेगा और मैनेजमेंट भी हेल्प करेगा, ताकि ये नया प्रोसेस को आप क्या कर सको, ऑपरेशनलाइज। ऑपरेशनलाइज मतलब वास्तविकता में लागू कर सको। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि आपकी स्टेप्स किसके अंदर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर क्या रहेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करना है, ऑब्जेक्टिव। फिर आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उसकी नीड, ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट बताएगा, फोकस देगा, डायरेक्शन देगा और मोटिवेशन देगा कि इस तरह से अपने को डिजाइन करना है। कस्टमर्स की पूरी जानकारी ले लो, उनकी प्रोफाइल के बारे में, वो किस तरह से इस प्रोडक्ट को, इस प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है, एक्वायर करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ठीक है, ताकि वैल्यू एडिशन उनके हिसाब से किया जा सके। एग्जिस्टिंग प्रोसेस स्टडी किया, नया प्रोसेस प्लान बनाया, इंप्लीमेंट किया, ये पूरी कहानी है इसके अंदर। समझ में आई? ओके। फिर आता है रोल ऑफ आईटी। आईटी का रोल कुछ भी नहीं है, एमसीक्यू के लिए, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करें, मतलब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करें री इंजीनियरिंग करने में, तो फायदा क्या होगा, फायदे तीन एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। नॉर्मली भी अपन कर सकते हैं, मैनुअली भी री इंजीनियरिंग हो सकती है, पर आईटी का इस्तेमाल कर लिया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आजकल आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीन फायदे क्या होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, मतलब बेटर तरीके से मैनेज हो पाएगा, और इनोवेट कर पाओगे, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विस ले आओ। बस ये तीन एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे जब आप आईटी का इस्तेमाल करोगे क्या करने में, री इंजीनियरिंग करने में। क्या, एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दैट इज एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा, एक इफेक्टिवनेस मतलब बेटर तरीके से आप मैनेज कर पाओगे, और एक इनोवेशन मतलब इंप्रूव प्रोडक्ट्स और इंप्रूव सर्विसेज डिलीवर कर पाओगे, ठीक है। सो आईटी का रोल बीपीआर में ये तीन है। क्लियर? नेक्स्ट, सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ बीपीआर। थ्रस्ट मतलब होता है मेन उद्देश्य बीपीआर का क्या है, हम क्यों ये री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और एमसीक्यू में ध्यान रखना, थ्रस्ट के नाम से आ जाए कि बीपीआर का थ्रस्ट मतलब मेन फोकस क्या है। बीपीआर चाहता है साइकिल टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन ऑफ द टोटल साइकिल टाइम ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। भाई पहले किसी बिजनेस प्रोसेस को परफॉर्म करने में जितना समय लगता था वो कम हो जाना चाहिए। पहले जितना एक प्रोसेस को, साइकिल को चलने में टाइम लगता था, जैसे परचेस का प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको मालूम हो, या चैप्टर 1 अगर आपने एएस का पढ़ा हो, कि सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले परचेस करना है मुझे, तो मैंने वही सप्लायर्स ढूंढे, उनसे कोटेशन मंगाया, फिर बेस्ट को मैंने ऑर्डर दिया, फिर सामान आएगा, इनवॉइस आएगा, पेमेंट मैं करूंगा, ये पूरी साइकिल है। अब इस साइकिल में जितना टाइम लगता है मैं उसको कम करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं पुराने प्रोसेस में जितना बहुत टाइम लग रहा था, नए प्रोसेस से उसको रिप्लेस करूँ, ताकि साइकिल टाइम कम हो जाए। अब साइकिल टाइम कैसे कम होगा, उनमें जो फालतू स्टेप्स हैं उनको हटाऊंगा मैं, ठीक है। ये कैसे होगा, बाय एलिमिनेटिंग द अनवांटेड, जो फालतू स्टेप्स हैं, रिडंडेंट मतलब दो बार स्टेप्स कोई रिपीट हो रही है, उसको मैं रिमूव करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा मेरे सिस्टम को, मेरे प्रोसीजर को, ठीक है। और एलिमिनेट करूंगा कौन सा टाइम, जो बीच में वेटिंग टाइम या ट्रांजिट टाइम रहता था, जैसे आपने जस्ट इन टाइम पढ़ा है, ठीक है, ईओक्यू पढ़ा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, भाई ऑर्डरिंग टाइम, वो सब में कॉस्ट लगती है, वो सब खत्म करना। यही तो री इंजीनियरिंग है, कि पुराने प्रोसेस में जो कमियां थी वो नए प्रोसेस में न रहे, जो डुप्लीकेट स्टेप्स थी वो खत्म हो जाए, सिस्टम प्रोसीजर सिंप्लीफाई हो जाए, ट्रांजिट वेटिंग टाइम कम हो जाए, वही मैं चाहता हूं, और उसके लिए मुझे ये पर्टिकुलर चीज करनी। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो दैट इज द सेंट्रल थ्रस्ट ऑफ बीपीआर, कि बीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोलता है आपको बीपीआर वर्सेस अदर प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। बीपीआर वर्सेस किसके बारे में बात कर रहा है, दूसरे प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसका भी मतलब समझ लेते हैं। बीपीआर और बाकी प्रोसेस में क्या फर्क है। पहला, बीपीआर में कोई पार्शियल मॉडिफिकेशन या मार्जिनल हल्का इंप्रूवमेंट का कोई गुंजाइश नहीं होता, जबकि दूसरे प्रोसेस में तुम मार्जिनल इंप्रूवमेंट कर सकते हो। बीपीआर कहता है भैया यहां तो पूरा ही मॉडिफिकेशन होगा, पूरा ही री इन्वेंशन होगा। तो पहला डिफरेंस कि री इंजीनियरिंग में पार्शियल मॉडिफिकेशन, मार्जिनल इंप्रूवमेंट नहीं होता है। फिर मैं चौथे पे आ रहा हूं, यहां पर मैसिव अच्छा खासा चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशनल, जबकि बाकी में छोटा मोटा चेंज होता है।
री इंजीनियरिंग का फोकस मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब एक डिपार्टमेंट या दूसरा डिपार्टमेंट नहीं देखता, पूरी डायमेंशन सारे एरियाज को कवर करता है, पूरे बिजनेस प्रोसेस को कवर करेगा। डिसरिगार्डिंग द कॉन्स्ट्रेंट, मतलब जो रुकावटें स्ट्रक्चर की है, डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज की है, ठीक है, उनको ये ध्यान नहीं देगा, ये तो पूरा बिजनेस प्रोसेस चेंज करेगा। एक हल्का सा चेंज नहीं करना, पूरा बिजनेस प्रोसेस के लिए मल्टी डायमेंशनल मतलब इसका इसका इंपैक्ट है पूरा ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट है। और चौथा जो ये वाला सेकंड पॉइंट है कि बीपीआर ये मानता है कि जो आईटी है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो जो फैल रही है, आईटी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत जगह काम आने लग गई है, तो बीपीआर ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो वास्ट फैली हुई और एक्सपैंड हो रही है आईटी की पोटेंशियल, ये बहुत जरूरी है आज के लिए, ताकि आप अपने रीस्ट्रक्चरिंग जब करो, ठीक है, तो वो आप बहुत अच्छे से कर सको, जो मैंने आपको बोला एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आप कर सको। तो बीपीआर ये रिकॉग्नाइज करता है कि आईटी की पोटेंशियल है फॉर द मोस्ट रैशनल, ऑप्टिमम, उचित, सिंपल एंड एफिशिएंट रीडिजाइनिंग ऑफ वर्क स्ट्रक्चर। तो आप इसकी जगह वो 3 पॉइंट जो बताए, एफिशिएंट, इफेक्टिव, इनोवेटिव, वो भी लिख सकते हैं। 4 डिफरेंसेस हैं, इधर का कुछ है ही नहीं, अदर प्रोसेस का खाली बीपीआर के एंगल से दे रखा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको इसी तरह से लिखना है कि री इंजीनियरिंग में एक तो पार्शियल मॉडिफिकेशन या मार्जिनल इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है। री इंजीनियरिंग मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, जिसमें वो डिपार्टमेंट की बाउंड्रीज या स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया जाता है। बीपीआर के अंदर मैसिव अच्छा खासा चेंज होता है, और बीपीआर आईटी की पोटेंशियल को भी इस्तेमाल करता है और इफेक्टिव एफिशिएंट रीडिजाइनिंग करता है। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट, प्रॉब्लम्स इन बीपीआर। क्या दिक्कतें हो रही है किसके अंदर, लास्ट टॉपिक जो है इस बीपीआर का, बीपीआर की 3 प्रॉब्लम्स है। पहला दिक्कत तो वो ये है कि इससे आपका एग्जिस्टिंग काम थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आप पुराना तोड़ोगे, पुराने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा और नया डेवलप करोगे, तो इट डिस्टर्ब्स द एस्टैब्लिश्ड हायरार्की एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। और उस डिस्टर्बेंस से कभी कभी सीरियस रेपरक्यूशन, रेपरक्यूशन मतलब इंपैक्ट, प्रभाव हो सकते हैं। साथ साथ एम्प्लॉयज भी क्या करेंगे, रेजिस्ट करते हैं, जब भी कुछ नया आता है वो लोग रेजिस्ट करते हैं। तो इसमें एक दिक्कत ये होनी है क्या, कि चूंकि इससे आपकी एग्जिस्टिंग हायरार्की, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, तो उससे आपको सीरियस नुकसान, रेपरक्यूशंस झेलने पड़ सकते हैं। और प्लस एम्प्लॉयज भी इसके प्रति रेजिस्ट करेगा, प्रतिरोध करेगा, नंबर 1। दूसरा, री इंजीनियरिंग में समय और खर्चा खूब लगेगा, समय भी खूब चाहिए, खर्चा भी होगा, ठीक है, शॉर्ट रन में तो होगा ही होगा। इसलिए बहुत सारी कंपनीज रिलक्टेंट है, रिलक्टेंट है मतलब इस काम को करने के पीछे वो आती ही नहीं, बोले कहाँ इतना वापस खर्चा करेगा, पूरा रीडिजाइन करेंगे। तीसरा, आपने अगर टारगेट, ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेप है ना कि री इंजीनियरिंग का पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। तो आपने जो टारगेट सेट किया, वो टारगेट सेट करना इतना आसान नहीं, ट्रिकी है, डिफिकल्ट है। अगर टारगेट आपने प्रॉपरली सेट नहीं किया, या आपने जो ये बदलाव किए, रीडिजाइन प्लान बनाया, कस्टमर से पूछा, जो स्टेप्स अपने पड़ी, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस प्रॉपरली कैरी आउट नहीं हुआ, या टारगेट प्रॉपरली सेट नहीं हुए, तो गया, री इंजीनियरिंग में जितनी मेहनत करी ना, वो सब फेलियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉपर टारगेट ही सेट नहीं किया। क्योंकि टारगेट सेट करना अगेन इतना मुश्किल काम है कि वो कभी कभी हो सकता है प्रॉपर टारगेट सेट ना हो। भाई आपने पुराना घर तोड़ा और वापस जो बना है वो पुराने जैसे बन गया वापस, क्योंकि आपने ढंग से सेट नहीं किया था आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपने पूरा प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्म करना था, आपको बदलाव करना था, वो ढंग से नहीं कैरी आउट किया, तो री इंजीनियरिंग एफर्ट लगा के भी वापस पुराने घर जैसे बन गया, तो फिर आप ही रहोगे, तो वापस पहले तोड़ा ही क्यों, मैंने इतना खर्चा किया ही क्यों, है ना। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहली, इससे एग्जिस्टिंग हायरार्की डिस्टर्ब होती है, ठीक है, रेपरक्यूशंस और रेजिस्टेंस भी आती है। टाइम और एक्सपेंडिचर अच्छा खासा लगता है, ठीक है, इसलिए बहुत सारी कंपनीज ये नहीं करती हैं। और तीसरा, टारगेट सेट करना यहाँ डिफिकल्ट है, अगर वो ढंग से सेट नहीं हुआ या प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ढंग से कैरी आउट नहीं हुआ, तो री इंजीनियरिंग एफर्ट आपका फेल हो जाए। क्लियर? तो बीपीआर की प्रॉब्लम्स देख ली, बीपीआर का दूसरे प्रोसेस से डिफरेंस देख लिया, मेन थ्रस्ट देख लिया, आईटी की वजह से क्या फायदा होगा वो देखा, स्टेप्स देख ली, एलिमेंट्स देख लिए, इश्यूज देखे और मीनिंग देखे। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा टॉपिक है ये वाला चैप्टर, एक्चुअली जो लास्ट चैप्टर है हमारा 8वां, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो बेंचमार्किंग, ठीक है। तो आखिरी टॉपिक जो है वो कौन सा है, बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है? देखो, बेंचमार्किंग का मतलब अगर आपने हिंदी वर्ड सुना हो, तो हम किसी को एक बेंचमार्क मानते हैं, आदर्श मानते हैं, और उस आदर्श को देखते हुए हम लोग हमारा क्या सेट करते हैं, गोल, कि यार वो इतना अचीव कर पा रहा है तो मुझे भी वैसे ही अचीव करना है, ठीक है। तो ऐसी बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है? बिल्कुल होता है। कैसे? जैसे कि इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री में मान लो 100 कंपनियां काम कर रही है,
अब उनमें से जो बेहतरीन काम कर रही है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना रही है, मुझे उसको अपना क्या मानना है, आदर्श मानना है, बेंचमार्क मानना है, और मेरे गोल्स उसके अकॉर्डिंगली मुझे सेट करने चाहिए। ठीक है, मेरी प्रोडक्टिविटी जो मैं मेजर करूंगा, मेरा जो रिजल्ट मैं मेजर करूंगा, मैं उसके अगेंस्ट मेजर करूंगा कि यार वो इतना कर पा रहा है और मैं उसके जैसी सिमिलर कंपनी वैसा क्यों नहीं कर पा रही, तो मुझे भी उसके जैसा करना चाहिए। ठीक है, तो बेंचमार्किंग का फंडा ये कहता है कि आप अपने काम को उसके काम से कंपेयर करो, देखो कि आप दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर गैप है उसके और आपके तरीकों में, होगा ही क्योंकि वो बेस्ट है और आप थोड़े कम बेस्ट हो, तो वो गैप क्यों आ रहा है उसको पता करो और उस सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, और हल्का फुल्का गैप रहता भी है तो चलेगा भाई, गैप थोड़ा बहुत रह सकता है, उसके तरीके अलग हो सकते हैं, अपना तरीका अलग हो सकता है किसी चीज को करने का, तो वो गैप चलेगा। बट बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है, तो वो आपको सुधारने की कोशिश करनी है। मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना है ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ला सको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इट दिस इज नोन एज बेंचमार्क सेट करो। बेंचमार्क मतलब एक सेट करो कुछ गोल, किसको देख के, सबसे बेहतरीन जो पर्टिकुलर कंपनी है इंडस्ट्री में उसको देख के, और उसके बाद फिर आपको अपने आपके और उसके बीच में गैप अगर है तो उसको सुधारना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंचमार्किंग। क्या है बेंचमार्किंग? बेंचमार्किंग एक अप्रोच है जिसमें हम गोल सेट कर रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी हमारी मेजर कर रहे हैं, किसको देख के, किसके आधार पे, बेस्ड ऑन बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस, मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो बेहतरीन कंपनियां हैं जिनके तौर तरीके बेहतरीन है, उनको देख के हम हमारे गोल सेट कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर करना क्या है, रेगुलरली कंपेयर करो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस विद द बेस्ट प्रैक्टिस। जैसे किसी का प्रोडक्शन टेक्निक बहुत अच्छी है तो उसके उससे अपनी प्रोडक्शन टेक्निक कंपेयर करो, किसी कंपनी की मार्केटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है तो उसकी कंपनी की मार्केटिंग टेक्निक अपनी मार्केटिंग टेक्निक से कंपेयर करो। ठीक है, तो आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है परफॉर्मेंस के, वो आपको बेहतरीन जो प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है इंडस्ट्री में उससे कंपेयर करने, फिर आपके और उनके बेहतरीन प्रैक्टिसेस के बीच में गैप ढूंढना है, और फिर आपको नए मेथड, नोवेल मतलब न्यू न्यू मेथड्स ढूंढने हैं ताकि गैप को न सिर्फ आप कम कर सको बट सिचुएशन भी इंप्रूव कर सको, और गैप अगर रहे भी सही हल्के फुल्के तो वो गैप हमारे लिए अच्छे रहे, ऐसे गैप्स हो। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसकी स्टेप्स वैसे मैं भी आपको 7.1 में बता ही दूंगा पूरा का पूरा टॉपिक, बट ये जनरल स्टेप्स हैं कि मेरे और उसके बीच में कंपैरिजन करूंगा। मैं किसके बीच में, कोई जरूरी नहीं एक ही कंपनी होगी, हर कंपनी, चार पांच कंपनी भी हो सकती है। एक कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा है तो उससे मेरी प्रोडक्शन कंपैरिजन होगी, एक कंपनी का मार्केटिंग अच्छा है तो उससे मेरी मार्केटिंग कंपैरिजन होगी। ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस आप कंपेयर करोगे बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, देन यू विल आइडेंटिफाई द गैप। फिर आप उसको गैप को कम करने के लिए कुछ नया मेथड अपनाओगे, न्यू मेथड्स चुनोगे, और वो मेथड इस तरह से रखना कि गैप अगर रहे भी सही तो वो पॉजिटिव हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हेंस शॉर्ट में बोले तो बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है क्या करने का, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाने का, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सको। सिंपल, ठीक है, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। नाउ इसका प्रोसेस देख लेते हैं, है ना। प्रोसेस देखो, सबसे पहले तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको बेंचमार्किंग की जरूरत है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना है, उसका ऑब्जेक्टिव सेट करना है, किस एरिया में बेंचमार्किंग करनी है, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, सेल्स में, किस एरिया में करनी है वो चुनना है आपको। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो वेदर देयर इज अ नीड एंड प्लान करो उसके अकॉर्डिंगली। फिर दूसरा, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को पूरा समझो कि मेरा अभी बिजनेस प्रोसेस है, मेरा तरीका कैसा है उस काम को करने का। फिर उसके बेस्ट को देखो कि उसका बेस्ट कौन सा है, बेस्ट प्रोसेस कौन सा है। फिर मेरे और उसके बेस्ट प्रोसेस को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। ठीक है, कंपेयर करने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट करना जिसमें कंपैरिजन हो जाएगा और गैप आ जाएगा। फिर गैप को भरने के लिए स्टेप्स लगाओगे, और गैप भर गया कि नहीं भर गया आपको इवैल्यूएशन करना है। तो 6 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कि क्या हमें बेंचमार्किंग की जरूरत है। जैसे हो सकता है आपको लगता है कि यार हल्का फुल्का गैप जो है वो तो रहना ही चाहिए क्योंकि वो कभी कम नहीं हो सकता, तो ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर बेंचमार्किंग। सो आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंचमार्किंग एंड प्लान अकॉर्डिंगली। सो दिस स्टेप विल हेल्प इन डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेंचमार्किंग, कि क्या हमें बेंचमार्किंग करनी है तो क्या उद्देश्य होगा हमारा, और किस टाइप की बेंचमार्किंग करनी है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान में रखना है। फिर करनी है अगर, तो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को देख लो, जो आप कर रहे हो, जो आप प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो वो देख लो, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो उसके बारे में डेटा इकट्ठा कर लो। तो दिस स्टेप विल इन्वॉल्व कंपाइलिंग, कंपाइलिंग मतलब इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन एंड डेटा, किसके बारे में, आपकी करंट परफॉर्मेंस कैसी चल रही। फिर आप किसको देखोगे, बेस्ट को। तो बेस्ट प्रोसेस जो है उसको आइडेंटिफाई करो इंडस्ट्री में। तो जो ढांचा मैंने आपको बताया है कि प्रोडक्शन का देखना है, मार्केटिंग का देखना है, उस फ्रेमवर्क के अंदर आपको बेस्ट प्रोसेस ढूंढना है।
बेस्ट प्रोसेस को ढूंढने के बाद फिर आपको कंपेयर करना है इस प्रोसेस को, परफॉर्मेंस को किससे, दूसरे से। भाई मेरा देख लिया, उसका देख लिया, अब कंपैरिजन कर लो। सो व्हाइल कंपेयरिंग द गैप, बेटर परफॉर्मर को आइडेंटिफाई करो कि ज्यादा अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है, मैं कि वो। और अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो गैप जो है उसको आप एनालाइज करो और उसके लिए एक्सप्लेनेशन लो मैनेजर्स से, अपनी टीम से पूछो यार हम इससे पीछे क्यों रह रहे हैं, वो क्यों आगे जा रहा है। फिर रिपोर्ट बना के स्टेप्स लो ताकि आप उस गैप को क्या कर सको, कम। और लास्ट में आप इवैल्यूएट जरूर करना, ठीक है, कि हाँ गैप कम हो चुका है, प्लस चलते रहे। फिर वापस कोई बेस्ट प्रैक्टिस नजर आ गई, नहीं यार अब ये बेहतरीन कर रहा है मुझसे बेहतर, तो अपना बेंचमार्क वापस रीसेट करना है। मतलब अगेन ये वन टाइम काम नहीं है, ये भी कंटिन्यूस काम है। तो पीरियोडिकली समय समय पे इवैल्यूएशन करते रहना, रीसेट करते रहना अपना बेंचमार्क, किसके हिसाब से, चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। हालात चेंज हो रहे हैं, अब मेरी परफॉर्मेंस अब अभी तक बेस्ट थी लेकिन अब उसकी बेस्ट हो गई, तो मेरे को उसको बेंचमार्क मानते हुए अपनी इवैल्यूएशन करके वापस स्टेप्स फॉलो करनी है जो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, क्लियर। तो 6 स्टेप्स के अंदर सिंपल सा बेंचमार्किंग का प्रोसेस आ गया, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी एरियाज है जहां पे बेंचमार्किंग हो सकती है, तो एरियाज देख लो। भाई मैंने आपको कौन कौन से बोले, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्शन का तरीका, डेवलप करने का तरीका, है ना। फिर एक मेंटेनेंस किसी का अच्छा हो सकता है, मेरा मेंटेनेंस का तरीका रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, उसका बहुत अच्छा है तो वो कॉपी कर सकते हो। एक कॉस्टिंग वाइज मैंने आपको बोला ही था कि कॉस्ट सबसे बेस्ट कॉस्ट लीडर कौन है, उसको देख लो वो कैसे कॉस्ट कम कर पा रहा है, आप भी उसके अकॉर्डिंगली कम कर लो। फिर प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका किसी का अच्छा है, कस्टमर सर्विस देने का तरीका किसी का अच्छा है, प्लांट यूटिलाइजेशन उस कंपनी का बहुत अच्छा है, मतलब वो 90% कैपेसिटी पे काम कर पाती है, मैं तो 70% 60% कैपेसिटी यूज कर पाता हूँ प्लांट की, है ना। तो वो क्यों हो रहा है उसको कंपेयर करो। एक ह्यूमन रिसोर्स वो अच्छे से मैनेज कर पा रही है कोई कंपनी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको एक बार बेंचमार्क मान सकते हो। मतलब एरियाज बहुत सारे हैं जहां पर आप सामने वाली कंपनी की, सामने वाली पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रही है और उनमें वो बेहतरीन चीजें हैं, चाहे वो मेंटेनेंस के एंगल से देखनी हो, कॉस्टिंग एंगल से देखनी हो, आप अलग अलग कंपनीज को चुन सकते हो बेंचमार्क के रूप में इन एरियाज में। तो दीज आर द एरियाज जहां पर आप बेंचमार्किंग कर सकते हो, ठीक है। तो बेंचमार्किंग के दो ही कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस क्या है बेंचमार्किंग का, और एरियाज या एलिमेंट्स जिधर बेंचमार्किंग किया जा सकता है। प्रोडक्ट की शुरुआत में हो सकता है डेवलपमेंट में, उसकी कॉस्टिंग में हो सकता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है, ठीक है। फिर कस्टमर को जब आप सर्विसेज दे रहे हो, रिपेयर मेंटेनेंस दे रहे हो, उसमें हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट में हो सकता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एरिया हो सकते हैं। मॉड्यूल में जो लिखे हैं वो मैंने आपके लिए लिखे, ठीक है, फाइन। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 8 एंड वी आर डन विथ एसएम का 8th चैप्टर। तो लगभग हमारा कोर्स अब पूरा हो चुका है, अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन हियर, and do give your likes, comments in the comment box. I would love to hear all of them. Thanks once again.